Alright, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के एनवायरनमेंट पार्ट से। पहला टॉपिक देखिए, मिशन लाइफ या लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया था, मिशन लाइफ एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया गुजरात किया था। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन लाइफ का? तो ये मिशन लाइफ जो है, एक्चुअली पीएम ने इसको इंट्रोड्यूस पहले ही कर दिया था एट द COP26 ऑफ UNFCCC ऑफ ग्लासगो। ये एक इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट है और इसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन जो है उसको नज करें या एक तरीके से प्रमोट करें, जिससे कि प्रोटेक्शन हो सके हमारे एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो स्पेसिफिकली इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि 1 बिलियन लोग हैं, इंक्लूडिंग 1 बिलियन इंडियंस प्लस अदर ग्लोबल सिटीजन्स, तो उन सबको मोबिलाइज करना है ताकि वो ऐसी हैबिट्स अडॉप्ट करें, ऐसी प्रैक्टिसेस डेली लाइफ में अडॉप्ट करें जिसके थ्रू एनवायरनमेंट का प्रिजर्वेशन हो सके। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो टाइमलाइन जो है वो पीरियड रहेगा 2022 से लेकर 2027, यानी 5 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। और स्पेसिफिकली इन इंडिया यहाँ पे कोशिश ये है कि 80% जितने भी विलेजेस हैं और अर्बन लोकल बॉडीज हैं, दे बिकम एनवायरमेंट फ्रेंडली बाय 2028। ठीक है, तो इंडिया स्पेसिफिक जो चीज है वो काफी रेलेवेंट हो जाती है हम लोगों के लिए जानना, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी ये जो मिशन है इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? तो नीति आयोग पहले साल के लिए, ठीक है, तो थोड़ा केयरफुली सुनना, पहले साल के लिए केवल नीति आयोग इसको क्यूरेट इंक्यूबेट करेगा। उसके बाद इसका जो इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वो इसको देखभाल करेगा या इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यूनिक चीज है इसके बारे में कि दो एजेंसीज इन्वॉल्व हो रही है, बट उनका टाइम पीरियड अलग अलग है। ठीक है, अब अगर बात करें मिशन लाइफ की, तो ये इंफोग्राफिक के थ्रू आप देख सकते हो 3 फेजेस में है। पहला ये वर्क करता है चेंज इन डिमांड के ऊपर, फिर चेंज इन सप्लाई और फिर चेंज इन पॉलिसी। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में जानने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तीनों चीजें हैं ये आपस में टैंडम में वर्क कर रही है, मतलब कि एक ही साथ एक दूसरे को हेल्प करेंगी। ठीक है, जैसे चेंज इन डिमांड का मतलब कि अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मैं ऐसी कंपनी के ही प्रोडक्ट खरीदूं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, जैसे रादर देन चूजिंग अ लाइट बल्ब, जो इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब होता है जिसके अंदर फिलामेंट लगा होता है, उसकी जगह मैं बोलूं कि नहीं, मैं एलईडी लैंप इस्तेमाल करूंगा क्योंकि वो एनर्जी कम खाता है। ठीक है, कम एनर्जी को यूज करके उतनी ही लाइट दे रहा है। तो ऐसे चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई मतलब अब ऑटोमेटिकली चेंज इन डिमांड होगा तो फिर कंपनीज को भी प्रेफर करना पड़ेगा कि वो इनकैंडेसेंट लैंप की जगह एलईडी लैंप्स लेके आए। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनीज खुद से कोशिश करें कि वो ऐसी चीजें जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है उसको बंद कर दे। जैसे इसमें एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है मारुति का। ठीक है, इंडिया में जैसे मारुति सुजुकी आप जानते हो, उन लोगों ने पेट्रोल डीजल की कार जो है बनाना बंद कर दिया। ठीक है, तो अगर जो सप्लायर है वही इस टाइप की एक्टिविटीज को गिव अप कर देगा तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स को तो वही चीजें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं ये दोनों चीजें। नेक्स्ट, चेंज इन पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट के एंड से या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, फिर उसमें स्टेट गवर्नमेंट हो गया, फिर अर्बन लोकल बॉडीज हो गया। ठीक है, बाकी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं वो सब भी ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकती है जिससे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो। ठीक है, तो ये चीजें, ये 3 फेज है मिशन लाइफ अप्रोच के। ठीक है, अब आते हैं इसका प्रोस्पेक्ट, इसकी मिशन की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो पहला, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना बन चुका है, बिकॉज ये एडवर्सली इंपैक्ट कर रहा है हमारे इकोसिस्टम को एंड लाइफ ऑफ पीपल ग्लोबली। तो इसलिए ऑल द मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है इस टाइप की प्रैक्टिसेस या इस टाइप का मिशन लॉन्च करना। नेक्स्ट, अगर कुछ डेटा अगर पेश किया जाए इसके रिगार्ड में कि क्यों जरूरत पड़ी, तो आईपीसीसी का आप 6th असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में लिख सकते हो, जिसमें ऐसा बोला गया है कि ह्यूमन कॉज ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो गया और इसके इम्पैक्ट बहुत सीवियर होंगे नेचर के ऊपर और पीपल, लोगों की लाइफ के ऊपर। ठीक है, डिस्पाइट हमारे जो अडॉप्टेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो इंडिया ने अपने एनडीसी वगैरह अडॉप्ट कर रखे हैं, तो एनडीसी को इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी हम लोग
जो है वो 1.1% से जो वार्मिंग हो रही है उसको नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है। एक और इसमें फैक्ट है कि अगर जो वार्मिंग है वो 2% से ऊपर हो जाती है, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाती है, तो अराउंड 800 मिलियन टू 300 बिलियन पीपल विल एक्सपीरियंस क्रॉनिक वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, तो ये आप आईपीसीसी का रेफरेंस लेके लिख सकते हो कि एक बहुत ही ग्रेव सिचुएशन पैदा हो सकती है। फिर क्लाइमेट चेंज जो है वो लॉन्ग टर्म में ग्लोबल इकोनॉमी को भी इफेक्ट करेगी। जैसे एक इंस्टीट्यूट है स्विस री इंस्टीट्यूट क्लाइमेट इंडेक्स स्ट्रेस टेस्ट करके इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है। उसमें इन लोगों ने ये चीज बोला कि हम 18% ऑफ जीडीपी जो है वो लूज कर सकते हैं बाय 2050 अगर कोई मिटिगेटिंग एक्शन नहीं लिए गए हैं तो। नेक्स्ट, इंडिया इसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब अगर वल्नरेबल लिस्ट में देखो तो वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है, बिकॉज एग्रीकल्चर और टूरिज्म जो इसके जीडीपी के 18 और 9% रिस्पेक्टिवली हैं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा इससे। लेबर जो है वो, जो इनफॉर्मल लेबर है जो कि फील्ड के अंदर वर्क कर रही है, वो एक्सट्रीम हीट से इफेक्टेड होंगे और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जीडीपी विल गो डाउन। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टिव एक्शन क्या है और पोटेंशियल बेनिफिट क्या है। तो देखो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा चला था, कल भी हमने सिक्योरिटी पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि 75 चैलेंजेस निकाले थे डिफेंस, स्पेस डिफेंस के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अगेन 75 लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस बताई गई हैं जिससे कि क्लाइमेट फ्रेंडली बिहेवियर हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, और इनको 7 कैटेगरीज में लिस्ट किया गया। अब देखो ये 7 कैटेगरीज क्या क्या हैं, ये बहुत ज्यादा ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन है, हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जानना कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को हम स्किप करते हैं। ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, इजी टू प्रैक्टिस, यानी कोई भी कर सकता है, इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी हो, इंस्टीट्यूशन, कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है। एंड दीज आर नॉन डिसरप्टिव। ठीक है, जो ऑनगोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनमें नॉन डिसरप्टिव है। जैसे कई बार हमने देखा है कि एनवायरमेंट और जो डेवलपमेंट है उसके बीच में डिबेट चलता रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई एंटागोनिज्म नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि यू हैव टू चूज इधर एनवायरमेंट और डेवलपमेंट, यहाँ पे दोनों चीजें वर्क कर सकती है। ठीक है, तो जैसे अगर कुछ एग्जांपल दूं तो यूज ऑफ एलईडी बल्ब, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ड्रिप इरिगेशन लगाओ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, क्लोथ बैग यूज करो शॉपिंग के लिए। ठीक है, ये बहुत सारी सिंपल सिंपल चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। एनर्जी सेविंग के रिगार्डिंग, सिंगल यूज प्लास्टिक के रिगार्डिंग, वेस्ट रिड्यूस्ड, वाटर सेव, सस्टेनेबल फूड स्टाइल, ई वेस्ट रिसाइकल और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट। तो ये सब बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हमें पता ही हैं। ठीक है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। नेक्स्ट, इससे हम हेल्प कर सकते हैं इंडिविजुअल और कम्युनिटी बिहेवियर को चेंज करने में, ताकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें सर्कुलर इकोनॉमी का, तो सर्कुलर इकोनॉमी के थ्रू वी कैन जनरेट अराउंड 14 लाख करोड़ ऑफ एडिशनल कॉस्ट सेविंग बाय 2030। ठीक है, तो इतना सारा पैसा हम बचा सकते हैं, साथ ही एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो चीज पहले वेस्ट जा रही थी और लैंडफिल में पोल्यूटेंट की तरह एक्ट कर रही थी, अब उसी चीज को हम रिसाइकल कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, यही सर्कुलर इकोनॉमी है कि कोई चीज वेस्ट नहीं जा रही, तो उससे एडिशनल जॉब क्रिएट होगी और एडिशनल सेविंग होगी जो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट के तौर पे इकोनॉमी को और बूस्ट करेगी। नेक्स्ट, इंस्टॉलिंग वाटर फिक्सचर्स। ठीक है, तो ये 30% से हमारा वाटर कंजम्पशन जो है वो इंप्रूव कर देगा। अगेन ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन, ज्यादा काम की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का ऐसा बोलना है कि अगर इफ 1 आउट ऑफ 8 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर इन देयर डेली लाइफ, ठीक है, 8 में से 1 बिलियन जो है अगर अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम कार्बन एमिशन को ड्रॉप कर सकते हैं 20% से। अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो लिखा जा सकता है मेंस वगैरह में। सो अब आते हैं स्टेप्स क्या लिए गए अब तक इंडिया के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता हो इस मिशन लाइफ के। ठीक है, तो इनमें से बहुत सारे मिशन लाइफ को लॉन्च करने से पहले ही लिए जा चुके हैं, तो ये देखना है कि अलाइनमेंट किस किस चीजों से हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आप जानते हो स्वच्छ भारत मिशन है, गोबर्धन स्कीम, गिव इट अप कैंपेन, तो इस सब चीजों से हम एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है वो चीजों को प्रमोट कर रहे थे। प्लस इंडिया के जो एनडीसीज है, जैसा कि आप जानते हो, उसमें 40% इलेक्ट्रिसिटी का जो मिक्स है, जो टोटल मिक्स है उसमें 40% इलेक्ट्रिसिटी हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज से लाने वाले थे। ठीक है,
मतलब लाने का हमने प्रण लिया था, एंड वो टारगेट हम अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, इट इज फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी करंटली वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट renewable energy producer, and if we talk about wind energy and solar energy, then India is fourth in terms of wind energy and fifth in terms of solar energy, ठीक है। तो ये भी याद रखने लायक एक important डिटेल है। नेक्स्ट, India has revised its INDCs and mission life is made part of it to combat climate change, ठीक है। और this will also help in its long term goal of reaching net zero by 2070, ठीक है। तो ये सब एडवांटेजेस इंडिया को हो सकते हैं अगर इंडिया मिशन लाइफ जो है की प्रैक्टिसेस को अपनाता है तो, ठीक है। बाकी ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, अगर याद रहे तो अच्छा है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इन्फोग्राफिक में देख लेना, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल चेंज, ठीक है। तो जरा डेटा लोड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें याद कर लो, वो ठीक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, quantitatively the eco-friendly lifestyle is visible through lower average carbon footprint per person of India, ठीक है। Although अगर हम देखें in terms of total carbon emission, तो इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पे आफ्टर चाइना एंड यूएस एंड देन इंडिया, लेकिन अगर उसके हम पर कैपिटा देखें, यानी पर पर्सन कितना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो क्रिएट कर रहा है, तो उसमें इंडिया बहुत नीचे चला जाता है, ठीक है, विच इज गुड थिंग। बट अभी भी ये इशू है कि हम लोग थर्ड लार्जेस्ट एमिटर हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा इशू है। बट अगेन डेवलपमेंट नीड के अकॉर्डिंग और पर कैपिटा के हिसाब से इंडिया इज डूइंग डिसेंट इन दैट सेंस। प्लस इंडिया इस चीज को और इजीली अडॉप्ट कर सकता है बिकॉज इंडियन हिस्टोरिकली हैव लिव्ड इन हार्मनी विद द नेचर, ठीक है। हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, जैसे सन ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स है, प्लांट बेस्ड फूड है, ये सब नेचर या एनवायरमेंट को हेल्प ही करता है, ठीक है। तो इस सेंस में हमारे लिए चीजें अडॉप्ट कर पाना कंपैरेटिवली इजियर है एज इन कंपैरिजन टू पीपल इन द वेस्टर्न कंट्रीज। अब वे फॉरवर्ड में आ जाते हैं, क्या क्या चीजें मिशन लाइफ के थ्रू हम लोग और बेटर कर सकते हैं। तो पहला, एम्बोल्डनिंग द स्पिरिट ऑफ P3 मॉडल। P3 मॉडल क्या है? प्रो प्लैनेट पीपल, ठीक है, यानी पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, इन तीनों को सिनर्जी में रखा जाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि ये तीनों कंपोनेंट एंटागोनिस्टिक हो एक दूसरे के, ये सब साथ मिलकर चल सकते हैं। नेक्स्ट, रिप्लेसिंग द प्रिविलेंट यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी, ठीक है। जैसे आपने यूज किया और फिर फेंक दिया, वो जो इकोनॉमी अभी तक चल रही थी, इसको खत्म करके सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ मूव करते हैं, जहां पे हर चीज का रिसाइकल हो सकता है। लास्टली, लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल नेटवर्क्स टू इन्फ्लुएंस सोशल नॉर्म्स, कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू ऑलमोस्ट ऑल द एसडीजीज। तो इसमें इंपॉर्टेंट एसडीजी कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, जो कि एसडीजी 11 है, 11। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एसडीजी 12 है। क्लाइमेट एक्शन, एसडीजी 13। लाइफ बिलो वाटर, एसडीजी 14 एंड लाइफ ऑन लैंड, एसडीजी 15, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट से जब भी हम एनवायरमेंट की बात करें तो एटलीस्ट ये वाले एसडीजीज को कोशिश करना कि आप कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंकल कर दो टुवर्ड्स द कंक्लूजन और टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर आंसर, ठीक है। तो कोशिश करना ये तो आप डाल ही दो। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिशन लाइफ। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? सर क्वेश्चन है कि मिशन लाइफ के स्टेटमेंट आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मिशन लाइफ, ठीक है। इजी है, लाइक पहला है कि इट एम्स टू कर्ब इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन 1। दूसरा है इट एम्स टू प्रमोट एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल एंड मिनिमाइज कंजप्शन, ठीक है। तीसरा है कि लॉन्च टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। तो कौन सा सही होगा? 1 and 2. सेकेंड वन, इट्स इजी, गलती मैंने भी किया था, ठीक है। तो इट एम्स टू प्रमोट एन इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल एंड मिनिमाइज द कंजप्शन, ठीक है। और इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है कि इट इज पायलटेड बाय नीति आयोग एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय नीति आयोग, ठीक है। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इसको बाद में
इम्प्लीमेंट करेगा, राइट? करेक्ट। तो यहाँ तो नीति आयोग दे रखा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक यहाँ पे तो एक्चुअली ये चीज लिखा है, मे भी थोड़ा वो शायद कुछ सेंस अलग हो, या हो सकता है मिस्टेक भी हो गई हो। तो अगर आपके पास ना ऐसा क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर्ड है तो आप वो स्क्रीनशॉट उसका जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा देख भी पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ज्यादा 3-4 ऑप्शन होते हैं ना, तो फिर सुनते सुनते आप पहला वाला दूसरा वाला भूल जाते हो, है ना। तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन मतलब स्क्रीनशॉट अगर आप डाल सकते हो तो वो गुड रहेगा, है ना। कूल है, वैसे अच्छा एडिशन था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फिर, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री। तो अभी एफएओ ने ये एक पेपर पब्लिश किया था विच वाज टाइटल्ड एज मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री इन पार्टनरशिप विद सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च। ठीक है, तो एफएओ आप जानते हो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन का, फॉर्म्ड इन 1945। हेडक्वार्टर कोई बताना चाहेगा एफएओ का कहाँ पे है? इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। करेक्ट, रोम इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, सही बोला। नेक्स्ट 195 मेंबर्स है और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। तो ये अपने को थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स है पता होनी चाहिए। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो देखो फॉरेस्ट्री और बायोडाइवर्सिटी में एक बहुत ही इंटीमेट कनेक्शन है, बिकॉज 31% जो वर्ल्ड का जो लैंड सरफेस है दैट इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, एंड यानी वर्चुअली हम कह सकते हैं इसके थ्रू जो 1/3 पॉपुलेशन है दे फीड ऑन इट in terms of fiber, fuel, food and fodder. Plus, it is home to 80% of terrestrial biodiversity and 50% being accounted by the tropical rainforest. ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं कोई भी ऐसा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हमें कोई भी प्लेस मिलती है तो हम उससे कंपेयर करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। जैसे अगर हम बात करें कोरल्स की, तो हम उनको बोलते हैं कि रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस। ठीक है, तो कारण यही है कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का अगर कंसेंट्रेशन है तो इन रेन फॉरेस्ट के अंदर ही। नेक्स्ट, दे सर्व एज सेफ्टी नेट फॉर ग्लोबल बींग्स, हेल्पिंग मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन वगैरह वगैरह करते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी इनफैक्ट हम लोग कोट कर सकते हैं कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो 296 गीगाटन ऑफ कार्बन एनुअली जो फॉरेस्ट है वो सिक्वेस्टर करते हैं। या फिर अगर नेचुरल डिजास्टर की मिटिगेशन की आपको बात करनी है तो आप लिख सकते हो मैंग्रोव फॉरेस्ट कि कैसे वो साइक्लोन से बचाते हैं हम लोगों को। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हो। नेक्स्ट, मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट एंड इट्स अप्रोचेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट वी आर एम्बेडिंग बायोडाइवर्सिटी कंसेंट्रेशन, जो बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग जो भी कंसिडरेशन है या जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको हमारे पॉलिसीज, जो पब्लिक पॉलिसीज है, स्ट्रैटेजीज और प्रैक्टिसेस है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें, जिसके थ्रू कंजर्वेशन हो और सस्टेनेबल यूज हो नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कंसर्न को इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो आप जानते हो फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती है कि आप फॉरेस्ट के अंदर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर रहे हो, या फॉरेस्ट के अंदर प्लांटेशन ड्राइव जैसे किया जाता है तो किस लिए किया जाता है कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़े, और इन केस अगर उन जो प्लांटेशन करी उनसे अगर कोई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकल रहा है तो वो जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनको भी इकोनॉमिकली बेनिफिट करे। ठीक है, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। सो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो दिस इज प्रायोरिटाइजिंग फॉरेस्ट पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन सच अ वे दैट इट क्रिएट्स एन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फिर चाहे वो बायोडाइवर्सिटी के इकोसिस्टम के लेवल पे हो, स्पीशीज लेवल पे हो या जेनेटिक लेवल पे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रायोरिटाइज करनी है कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। नेक्स्ट, इसके अंदर हम कुछ अप्रोचेज और इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं जिससे सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो सके। तो यहाँ पे इन्फोग्राफिक में आप देख सकते हो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं जो अडॉप्ट कर सकते हैं
फॉर मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री। जैसे कि इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, क्या टैक्सेस, सब्सिडीज, ग्रांट्स दो, या जो लोग जो ओन कर रहे हैं फॉरेस्ट को या मैनेज कर रहे हैं फॉरेस्ट को, उनको कुछ इंसेंटिव्स दो ताकि वो इसको लार्ज स्केल पे प्रमोट कर सके। फिर मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे रेड प्लस, ठीक है। तो कोई बताना चाहेगा व्हाट इज रेड या रेड प्लस? बहुत इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है एनवायरमेंट में, ठीक है। तो रेड याद रखना, रेड इज बेसिकली रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। तो देखो रेड के अंदर बेसिकली यही बोल रहे हैं कि नाम से पता लग गया होगा आपको कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एबिलिटी था जो फॉरेस्ट का, वो जो रिड्यूस हो रहा था वो ना हो, ठीक है। सो ये UNFCCC का जो कॉप हुआ था, आई थिंक कॉप 19 था शायद, उसके अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था। और वहां से फिर मतलब रेड पहले आया, फिर रेड प्लस आया। रेड और रेड प्लस में फर्क थोड़ा सा ये था कि रेड प्लस के अंदर इंसेंटिव दिए जा रहे थे, ठीक है, कि थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा था डेवलपिंग कंट्रीज को। तो इंडिया रेड प्लस का पार्ट है, रेड का पार्ट नहीं है। तो ऐसा थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि इंडिया को वहां से बेनिफिट, रेड प्लस से बेनिफिट मिल रहा था, तो इंडिया वॉज पार्ट ऑफ इट, ठीक है। मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करते हैं कि आप फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी नॉलेज कैपेसिटी है, लोकल कम्युनिटीज और इन सबको एंगेज करो। जैसे अगर आपको पता हो, रिसेंटली आई थिंक पद्मा अवार्ड्स दिए गए थे, तो उनमें एक शायद 80 ईयर ओल्ड लेडी को भी दिया गया था। किसी को नाम याद है क्या, जो कर्नाटका से थी? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। ऐसे पर्सनैलिटी का आप नाम थोड़ा सा लिखोगे तो आंसर में काफी फर्क पड़ता है ना। आई थिंक नाम था शायद एस थिमाका करके, किसी ने सुना है? हाँ, तो एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना, एस थिमाका करके उनका नाम है। तो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, कर्नाटका बेस्ड, ठीक है। इन्होंने Sir, I लार्ज think, स्केल पे, sir, बोलो बोलो। it is Tulasi Gowda from Karnataka. She was the Padma Awardee, and she's an environmentalist. She's also known as the Encyclopedia of the Forest. ये दिमाग का जो है उनको भी मिला है, बट दैट इज इन 2019। वो वाली जो बात कह रहे थे, वो एस थिमाका है, वो डिफरेंट है, तुलसी गौड़ा डिफरेंट है, मतलब दोनों को ही मिला है। तो आप वो वाला तुलसी गौड़ा वाला भी एग्जाम्पल कर सकते हो कि लोकल कम्युनिटीज को वहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने एंगेज किया, ठीक है। इनफैक्ट और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें अवार्ड मिले हैं कि लोकल लीडर्स को या लोकल ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट को एंगेज किया है। या उनका नाम है सलू मारदा तिमाका. She has planted over 8,000 trees in 80 years. करेक्ट, वही। Yes, sir. ठीक है, Yes, सॉरी sir. फॉर द इंटरप्शन। हाँ, ठीक है। तो ऐसे नाम आप थोड़े से ना इस टाइप के नाम रहेंगे, एस थिमाका और तुलसी गौड़ा, इस टाइप के नाम आपको एथिक्स वगैरह में भी काम आएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको लीडर्स वगैरह का थोड़ा अगर लिखने को आता है तो वहाँ पे भी काम आएंगे। तो इस टाइप के थोड़े से लीडर्स रखना ताकि सब जगह आपको काम आए वो चीज़, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, recognizing indigenous people, local communities rights to ensure their participation and integrating their laws, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स होते हैं जिनको फॉरेस्ट का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, ठीक है। तो उनके एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हो और उनसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करके हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं एनवायरनमेंट को या बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, क्योंकि वो हार्मोनियस रिलेशन में रह रहे थे कई सदियों से उस इकोसिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल प्लानिंग बेस्ड अप्रोचेस कर सकते हैं कि हम मल्टीपल यूज प्रोटेक्टेड एरियाज बना सकते हैं, इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स ले सकते हैं, जिससे ओवरऑल जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं और जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज करने में हेल्प मिले। स्पीशीज बेस्ड अप्रोचेस बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्लियर ऑब्जेक्टिव रहे, सपोर्टिंग लेजिस्लेचर रहे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्टली, जो रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोटास, परमिट, लाइसेंसेस, तो इनको इस तरीके से रेगुलेट करें
जिससे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो कम हो और जो प्रिजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी का वो सब बढ़ सके। ठीक है, ये कुछ अप्रोचेज हैं जो अपने को पता होने चाहिए। इसके अलावा आप जानते हो यूएन ने एक स्ट्रैटेजिक प्लान लॉन्च कर रखा है फॉरेस्ट के लिए 2017 से 2030 तक, और जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है फॉरेस्ट का इन मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, ये यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, अब बैरियर्स या थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी मेन स्ट्रीमिंग को लेकर? पहला डिफॉरेस्टेशन है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से लार्ज स्केल पे जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है, तो विच इज डायरेक्टली लिंक टू बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, अभी करंटली अगर हम बात करें तो 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट इज कन्वर्टेड टू अदर लैंड यूज एवरी ईयर। ठीक है, और जिसमें सबसे मेजर रीजन जो है इसका एग्रीकल्चर एक्सपेंशन रहता है। सो यू कैन टेक फॉर एग्जांपल द डिस्ट्रक्शन ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील। ठीक है, लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन हुआ अंडर द प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत सारे जो बायोडाइवर्सिटी थी वो लॉस हो गई। इनफैक्ट कुछ ऐसी बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हो गई होंगी जिनको आज तक डिस्कवर ही नहीं किया गया था। नेक्स्ट, इलीगल फॉरेस्ट एक्टिविटीज एंड करप्शन। ठीक है, तो आई होप सबने वो पुष्पा मूवी देखी होगी जहाँ पे वो टिम्बर काट काट के ले जा रहे थे। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो रेड सैंडलवुड की बात हो रही थी वहाँ पे। तो इस टाइप से एक्टिविटीज जो है वो हो रही है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वो भी एक मेजर रीजन है बायोडाइवर्सिटी कम होने का। ठीक है, तो इसमें आप नॉट जस्ट टिम्बर, इसमें आप और भी एनिमल और जो और भी रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, बर्ड्स वगैरह, उन सब का भी स्मगलिंग हो रहा है। ठीक है, या करप्शन हो रहा है, किलिंग हो रही है। फिर लो प्रोफाइल ऑफ कंजर्वेशन आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड एरिया में तो चलो लेजिस्लेशन है, बट उसके आउटसाइड क्या आपके पास कोई ऐसी अथॉरिटी है या ऐसा कोई लॉ है जो प्रोटेक्ट कर रहा हो? तो ऐसे अगर है भी लॉज तो वो बहुत वीक है। ठीक है, नेक्स्ट, इनसफिशिएंट कैपेसिटी, फाइनेंसिंग और रेगुलेटरी ओवरसाइट, जिसकी वजह से काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज जो स्ट्रगल करते हैं। जैसे अगर हम बात करें नामीबिया, बोट्सवाना, वहाँ पे आपने देखा है कि कई बार इलीगल लार्ज स्केल पे राइनो हॉर्न्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो कारण यही है कि ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं इनके पास इतना पैसा ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इफेक्टिवली रेगुलेट कर सके उस एरिया को। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी आई थिंक गलती हो जाती है कंजर्वेशन एफर्ट में, कि वो लोकल कम्युनिटी के जो नॉलेज है, हिस्टोरिकल नॉलेज, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, तो वो एक इशू क्रिएट करता है, तो उनको भी इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो ये वे फॉरवर्ड में यही सब चीज़ों का आप एक एंटी थीसिस दे सकते हो कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो पहली चीज़ इसमें असेसिंग एंड मैनेजिंग रिस्क ऑफ फॉरेस्ट ऑपरेशन टू बायोडाइवर्सिटी ड्यूरिंग प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ। ठीक है, ताकि कोई भी बड़ा ऑपरेशन होता है तो उससे एसोसिएटेड जो भी रिस्क है उनको पहले आइडेंटिफाई किया जा सके, और अगर कोई ऐसा लगता है कि रिस्क अनसस्टेनेबल है या बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहा है तो उसको वहीं पे स्टॉप किया जा सके। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशिंग एंड मैनेजिंग सेट असाइड एरिया टू प्रोटेक्ट ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट एंड वल्नरेबल हैबिटेट। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आई होप पढ़ा होगा आप लोगों ने, कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। किसी को पता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया क्या है? एनीवन? चलो ये बता दो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कौन करता है? चलो ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करता है यूनेस्को। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो अपने को पता होने चाहिए। सबसे पहला कि वहाँ पे जो स्पीशीज़ है वो 80% जो स्पीशीज़ है वो वहाँ पे एक्सटेंट या थ्रेटेंड हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, वहाँ पे अराउंड 1500 वेस्कुलर प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अगर क्राइटेरिया हो जाता है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अगर रीजन इंडिया में बात करें तो 4 रीजन है टोटल इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाले। उसका कैटेगराइज कर सकते हो आप एज वेस्टर्न हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स और अंडमान निकोबार। ठीक है, तो इसको हम नाम थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो जो
अंडमान निकोबार वाला पार्ट है उसे सुंडालैंड के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। जो ईस्टर्न हिमालय वाला जो पार्ट है उसको इंडो बर्मा रीजन के तौर पे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वहां पे इन रीजन्स के थोड़े से नाम अलग हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि हम बात इंडिया के ही रीजन की कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट करो क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज को। सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए टिम्बर रिसोर्सेज का। रेगुलेटिंग नॉन वुड या जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोल सकते हो चीज़ों को, उनका जो यूज है उसको रेगुलेट करो। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज होना चाहिए। मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस लार्ज स्केल पे हो रहा है। मतलब आफ्टर डिफॉरेस्टेशन शायद सेकेंड या थर्ड नंबर पे जो एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये इन्वेजिव स्पीशीज का ही है कि ये वहां पे जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज होती है उनको वाइप आउट कर देती है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम इलीगल एंड अनऑथराइज्ड एक्टिविटी। और ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके थ्रू हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में इंक्लूडेड रहे, एटलीस्ट उसका कंजर्वेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो प्लीज। ठीक है, अगर किसी को नहीं करना तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो दिस वाज अर्बन फ्लडिंग एंड Mange, I guess this was your topic, right? Yes, sir. Yes, sir. So, hello everyone. I'll be dealing with urban flooding today. क्यों है न्यूज में? क्योंकि हमने देखा ही होगा कर्नाटका का मैसिव फ्लड, लेकिन यहाँ पर उस फ्लड के बारे में बात नहीं की गई है। सेंटर ने कर्नाटका में एक सिटी है देवनगिरी और त्रिपुरा की कैपिटल सिटी अगरतला, ये दोनों सिटी ने सक्सेस पाई है अर्बन फ्लडिंग को कर्व करने में। तो सेंटर ने इन दोनों सिटीज को हाईलाइट किया है, इसलिए अर्बन फ्लडिंग न्यूज में है। अब अर्बन फ्लडिंग है क्या? अर्बन फ्लडिंग एक्सेसिव रन ऑफ जब होता है वाटर का अर्बन एरियाज में, स्टॉर्म वाटर जो होता है वो कहीं और जा ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास पुअर कैपेसिटी है ड्रेनेज सिस्टम की, और उसकी वजह से इनंडेशन होने लगता है, मतलब ओवरफ्लो होने लग गया है। तो ये अर्बन फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट, इसमें 3 एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो हेवी रेन, फिर जो सर्फेसेज हैं वो डेवलप्ड हैं, और इनसफिशिएंट कैपेसिटी हमारे पास ड्रेन्स की। सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है रूरल फ्लडिंग से, इसीलिए ये कैटेगराइजेशन। फ्लडिंग तो फ्लडिंग होती है, लेकिन अर्बन फ्लडिंग और रूरल फ्लडिंग, तो अर्बन फ्लडिंग के बारे में हमने जाना कि हमारे पास प्रॉपर कैपेसिटी ऑफ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अब रूरल फ्लडिंग में क्या होता है? As they developed, catchments of urban areas increase the flood peaks from 1.8 to 8 times। जहां पर रूरल फ्लडिंग में सिर्फ 1.8 होता है कैपेसिटी फ्लडिंग का, वहीं अर्बन में वो 8 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, और जो फ्लड वॉल्यूम होता है वो 6 टाइम्स ज्यादा हो जाता है रूरल फ्लडिंग से। अर्बन फ्लडिंग इंडिया में क्या है और उसकी क्या मेन कॉजेज हैं, ये देखते हैं। अर्बन फ्लडिंग वैसे तो देखा जाए वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, हर जगह ही होता है। अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान का भी मैसिव सिवियर फ्लड सिचुएशन देखा ही था, तो इंडिया में भी है। और इंडिया तो काफी वल्नरेबल है अर्बन फ्लडिंग को लेकर। क्यों? क्योंकि ग्रेटर प्रेजेंस ऑफ वेरियस कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लड्स जो है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मीटीरियोलॉजिकल फैक्टर में, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर में, और एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन फैक्टर में। तो सबसे पहले हम पहला फैक्टर देखते हैं, मीटीरियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं। अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल होती है। साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पर हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट में मौसिनराम है। वेयर इज दिस मौसिनराम प्रेजेंट? इज इट इन मिजोरम और मेघालय? मेघालय, करेक्ट, या। So there, मौसिनराम इज देयर एंड हैवी रेनफॉल सबसे ज्यादा वहां रिकॉर्ड की जाती है। एग्जाम्पल, एवरेज मंथली रेनफॉल जो होती है जुलाई की मुंबई में, वो 868 mm होती है, जो कि लार्जर है देन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ मेनी सिटीज। साइक्लोन और हरिकेन जो होते हैं
वो भी मीटीरियोलॉजिकल फैक्टर्स में से एक है। बिफोर मूविंग ऑन, आई एम हियर टू पुट अ क्वेश्चन। रीसेंट साइक्लोन्स जो हैं 2022 के, कोई लिस्ट डाउन करना चाहेगा? श्रीलंका ने उसका नामकरण किया था, सितरंग थाईलैंड ने, मंडूज जो कि अभी रिसेंटली चल रहा है चेन्नई में, ये यूएई ने टर्म किया, और एक और आएगा अभी मूका, उसको यमन ने नेम दिया है। मूविंग ऑन, तो साइक्लोन और हरिकेन्स भी एक मेजर फैक्टर हैं। इस क्यों? क्योंकि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो काफी ज्यादा लार्ज है। वी हैव सीन दैट, एंड इट इज एक्सपोज टू 10% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. Development of coastal cities, towns exposes them to inland flooding and cyclonic storm surges caused by cyclones. कोस्टल इरोजन होता है, जो एक्शन होती है वेव्स की, उसकी वजह से हमारे जो कोस्ट्स हैं वो इरोड होते जा रहे हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, दैट इज वेयरिंग अवे द कोस्टल लैंड बाय सी। नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं। एक्शन ऑफ वेव्स तो नेचुरल हो गया, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस क्या हो सकते हैं कोस्टल इरोजन के? कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? Building of ports. या ओके, सो नाउ इम्पैक्ट ऑफ अर्बन फ्लडिंग देख लेते हैं। ह्यूमन सफरिंग, हम ह्यूमन को देखते हैं सबसे ज्यादा सफर वही करते हैं देखा जाए फ्लड्स के टाइम पर, एनिमल्स भी ऑफ कोर्स। तो लॉस ऑफ लाइफ और लाइवलीहुड हो जाता है, स्पेशली जो लोअर इनकम ग्रुप्स होते हैं उनके लिए काफी डेवेस्टेटिंग हो जाता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इसका पड़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी बह गई या आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, उनकी डेथ होना, तो ये सारे ह्यूमन सफरिंग में आ जाते हैं। वैसे तो इम्पैक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू कैन मेंशन इट। हाई इकोनॉमिक कॉस्ट्स आ जाती हैं। अब जब ये जितना लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ उसको रिकवर करने में आपको इकोनॉमी एक तो बनाया, ऊपर से वो बह गया, अब फिर से उसमें इन्वेस्ट करो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लाने में, तो इकोनॉमिक कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी। फिर इंक्रीज्ड एपिडेमिक्स रिस्क, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तो है नहीं, पानी का बहाव कहीं हो नहीं रहा है, तो 1000 तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे कि ये डेंगू ही ले लीजिए, पानी से ही ये मच्छर निकलते हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया और ऐसी पता नहीं कितनी सारी बीमारियां, और एपिडेमिक भी कॉज होता है उसकी वजह से। अदर इम्पैक्ट्स, फ्लोरा और फौना हमारा डैमेज होता है, फूड शॉर्टेज हो जाता है, प्राइस राइज हो जाता है। नाउ हम देख रहे थे मीटीरियोलॉजिकल फैक्टर्स, तो उसमें एक ग्लोबल वार्मिंग भी मीटीरियोलॉजिकल ही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हमारे चेंज्ड वेदर पैटर्न्स हो रहे हैं, और जब बारिश होनी चाहिए तब नहीं हो रही, जब ठंड होनी चाहिए तब ठंड नहीं हो रही है, जब बारिश नहीं होनी चाहिए तब बारिश हो रही। तो ये सारे इम्पैक्ट्स हमारे क्लाइमेट चेंज के, और इसकी वजह से फ्लडिंग रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? जो कोर्स ऑफ रिवर है वो चेंज हो गया है। नेचुरल फ्लो जो होना चाहिए रिवर का, उसको लोग अपने कन्वेंस के हिसाब से चेंज कर दे रहे हैं, ये हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर में आता है। रिड्यूस्ड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, आपने डिफॉरेस्टेशन कर रखा है, सॉइल इरोजन कर रखा है, तो वाटर कैसे रिटेन होगा अंदर। इंक्रीज्ड एक्सटेंट ऑफ इम्परवियस सरफेस, इम्परवियस, परमिएबल और इम्परमिएबल शब्द जो है उसी से ये शब्द इम्परवियस आया, मतलब थ्रू विच समथिंग कैन नॉट पास। और वो कब होगा? जब आप ये पक्का फ्लोर सिस्टम बना दोगे, जैसे कि रोड्स, तो आपका वो परमिएट तो हो नहीं पा रहा है वाटर, इसलिए भी। डिक्रीजिंग इन्फिल्ट्रेशन रेट, इन्फिल्ट्रेशन रेट पहले देख लेते हैं क्या है। इन्फिल्ट्रेशन रेट वो स्पीड या वेलोसिटी है जिससे वाटर सॉइल के अंदर जाता है, और ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। आपका सॉइल टेक्सचर कैसा है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो फाइन है या कैसे हैं, सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है। सॉइल स्ट्रक्चर मतलब जो अरेंजमेंट है सॉइल पार्टिकल्स का वो कैसे है। वैसे हमने देखा है अमूमन की नीचे बेडरॉक होता है, फिर और कौन सी सॉइल्स होती हैं, आप ही लोग बताओ। टॉप सॉइल कह रहे हैं ना, टॉप सॉइल, सब सॉइल, रॉक। यस करेक्ट, हाँ। तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इन्फिल्ट्रेशन रेट में आपके। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो चुका है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और इसकी वजह से फ्लड रिस्क बढ़ गया है। ह्यूमन फैक्टर्स क्या हैं ये देखते हैं। तो पुअर अर्बन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, अर्बन प्लानिंग तो करनी है, पर
उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है या अर्बन प्लानिंग करनी कैसे है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बस ये पता है कि हमको हॉस्पिटल बनाना है, हमको यहाँ रोड बनाना है, हमको यहाँ बिल्डिंग्स बनानी, पर किस जगह बनानी है, अगर बारिश होगी तो किधर से पानी जाएगा, नेचुरल ड्रेनेज किधर है, इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखा। तो इस वजह से भी हमारे पास स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और ये फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज होती हैं। एनक्रोचमेंट ओवर नेचुरल ड्रेन्स एंड रिवर फ्लड प्लेन्स, जो रिवर फ्लड प्लेन्स हैं या जो हमारी नेचुरल ड्रेन्स हैं, वहां पर भी लोग एनक्रोच कर चुके हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि 2020 हैदराबाद फ्लड जो आया था, तो उसमें ज्यादातर लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि वो लेक बेड्स में जाके रहते थे, वहां पर उनका हाउसिंग था। तो ये इंक्रोचमेंट ही है। दिस इंक्लूड्स डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो भी सॉलिड वेस्ट होता है वो सारा हम ले जाके वाटर बॉडी में डाल देते हैं, फिर चाहे वो डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो। इसको आप नेचुरल ड्रेन में डाल देंगे जहां पर पानी जाना चाहिए, तो फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं, जैसे कि सडन रिलीज कर दिया या फेलियर हो गया रिलीज वाटर डैम से। चेन्नई का जो 2015 वाला फ्लड था वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की ही वजह से हुआ था। उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट डिस्चार्ज कर दिया पानी का, चेम्बरमकम लेक है वहां उसका पानी, और ये कैग की रिपोर्ट कहती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या है? ये एक तरह का फिनोमिना होता है जहां पर की जो सिटीज हैं उनका टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही हाई है, दे आर एक्सपीरियंसिंग क्वाइट हाई टेम्परेचर्स देन द सराउंडिंग कंट्री साइड। जैसे कि जब आप लोग कभी गांव जाओ तो वहां पर कंपैरेटिवली आप लो टेम्परेचर फील करोगे compared to your city places. Moving on, when rain bearing clouds pass over such areas, और जो ये सिटी में आप हायर टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रहे हो और वहां पर जब आपके रेन बेयरिंग क्लाउड्स जाते हैं तो हॉट एयर उनको पुश अप कर देता है और उसकी वजह से लोकलाइज्ड रेनफॉल होती है और जिस वो हाई इंटेंसिटी भी हो सकती है, तो ये भी एक रीजन है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इंक्रीज करता है रेनफॉल ओवर अर्बन एरियाज, जैसे कि बेंगलुरु में रिसेंटली हमने एक्सपीरियंस किया। इट इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव 1000 mm पर एनम रेनफॉल, जो कि करंट 650 mm है, और उसके जो लेक्स और कैचमेंट एरियाज हैं वो भी डिक्रीज हो चुके हैं, फिर भी अब 1000 mm हो जाएगा। तो ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट ही है। इलीगल माइनिंग हो रही है रिवर सैंड की या क्वार्टजाइट की कंस्ट्रक्शन के लिए, और ये ह्यूमन को पता नहीं कि ये इरिवर्सिबल डैमेज कर रहे हैं। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी अगर आप इलीगल सैंड माइनिंग कर रहे हो। नाउ मेजर्स क्या लिए गए हैं अर्बन फ्लडिंग को एड्रेस करने के लिए? स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को लॉन्च किया गया ताकि आप अर्बन फ्लडिंग को मिटिगेट कर सको। ये किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, एंड दिस अमृत इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? एनीबॉडी? Ministry of Housing and Urban Affairs. Yes, sir. It lays down predefined set of directives or responsibilities for public agencies. सिटी टाउन में 3 फेजेस में बताता है कि डायरेक्टिव्स को कि कैसे करना है। तो सबसे पहले वो बताएगा प्री मॉनसून फेज, आपकी क्या तैयारियां होनी चाहिए, फिर मॉनसून के टाइम क्या होना चाहिए, और मॉनसून के बाद आपको कैसे टैकल करना है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है नेशनल गाइडलाइंस ऑन मैनेजमेंट ऑन अर्बन फ्लडिंग बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इन्होंने भी, एनडीएमए ने भी अपनी गाइडलाइंस दी हैं अर्बन फ्लडिंग को मैनेज करने के लिए, अगेन विद द हेल्प ऑफ सेम मिनिस्ट्री महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये इंक्लूड करता है कि आप अर्बन फ्लडिंग सेल्स को एस्टैब्लिश करें। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्टेट नोडल डिपार्टमेंट्स और अर्बन लोकल बॉडीज, ये तीनों मिलकर बताएंगे कि जीआईएस प्लेटफॉर्म मैपिंग करनी है क्लास 1, 2, 3 सिटीज जो हैं उनकी और टाउन्स की। अर्बन फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम को एस्टैब्लिश करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंटीग्रल कंपोनेंट हो सभी बिल्डिंग्स का। जो एनक्रोचमेंट एरियाज हैं
ड्रेन या फ्लड प्लेन्स पर उनको रिमूव करना है। जैसे कि अभी हमने देखा हैदराबाद में 2020 फ्लड लेक बेड में जाके इंक्रोचमेंट कर दिए थे। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अलर्ट्स एंड वार्निंग्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये कैटेगराइज करते हैं 3 स्टेजेस, येलो, ऑरेंज और रेड। ये इंपॉर्टेंट है कि जो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अलर्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देता है और इसके 3 स्टेजेस हैं, येलो, ऑरेंज और रेड। स्पॉन्ज सिटीज प्लान, स्पॉन्ज सिटीज मतलब जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में उनका जो कैरेक्टरिस्टिक हो कुछ ऐसा हो कि वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी करते हो, पानी जाए तो वो होल्ड कर ले पानी को या पास थ्रू हो जाए, उसको स्पॉन्ज मतलब कुल मिला के आपको अपने मटेरियल्स में चेंज लाना है, टेक्नोलॉजी जो नई आ रही है उनका यूज करना है। अर्बन लोकल बॉडीज ने बोला है कि आप स्पॉन्ज सिटी प्लान ले आए एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू मेक सिटीज मोर परमिएबल सो एज टू होल्ड एंड यूज द वाटर विच फॉल्स अपॉन इट। और जो फर्दर स्टेप्स लिए गए हैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, लीगल सपोर्ट फॉर प्लान डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज, तो जो भी डेवलपमेंट हो रहा है अर्बन एरिया में उसका एक लीगल सपोर्ट होना चाहिए। कोई भी अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है तो उसको डिमोलिश करें और उसको आप चैलेंज करें कोर्ट ऑफ लॉ में, दैट इज रेगुलेटिंग द बिल्ट एनवायरमेंट थ्रू सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बिल्डिंग बाय लॉज। दिस इंक्लूड्स इंटरवेंशंस। क्या क्या इंटरवेंशंस हैं? स्टॉप करेगा टेरेन ऑल्टरेशन को, जो जैसा टेरेन है उसमें आप किसी तरह का बदलाव नहीं ले आ सकते, स्पेशली जो नेचुरल है, जैसे कि ड्रेनेज रूट्स जो हैं वो नेचुरल होते हैं, आप उन्हें नहीं ऑल्टर कर सकते हैं। और ये हमें बिल्डर्स, प्रॉपर्टी ओनर्स, पब्लिक एजेंसीज इन सबको बताना होगा। Bringing catchment areas of rivers, lakes and other water channels under protected areas and include them in city development plans. जो हमारे रिवर के कैचमेंट एरियाज हैं, लेक्स के हैं या जो भी वाटर बॉडीज हैं उनको आप इंक्लूड करो और इसको बीजीआई इनिशिएटिव का पार्ट बनाओ। बीजीआई इनिशिएटिव क्या है? बीजीआई, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ब्लू से मतलब आपकी वाटर बॉडीज, सी, रिवर, लेक्स, और ग्रीन आपका ट्री, पार्क, फॉरेस्ट वगैरह। तो इसमें होगा क्या, ये इको फ्रेंडली रूट है जो कि आपको क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करेगा और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रिड्यूस करेगा। और बीजीआई जो है ये दिल्ली का 2041 मास्टर प्लान जो है उसका एक पार्ट है। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फ्लड प्लेन्स, जो हमारी फ्लड प्लेन्स हैं उनका मैनेजमेंट होना चाहिए। अभी मैंने ये डिस्कस किया स्पॉन्ज सिटीज के बारे में, तो ये आप अपने इनिशिएटिव्स में ले आए। अमरूत नेशनल हेरिटेज सिटी मतलब हृदय, स्मार्ट सिटी मिशन, इन सब का कोऑर्डिनेशन होगा और वो सब स्पॉन्ज सिटीज को बढ़ावा देंगे। स्पॉन्ज सिटीज इन्वॉल्व porous materials and technologies to improve the city's capacity to absorb rainwater, as I said. इसमें permeable material का यूज करते हैं रोड, पेवमेंट, कंटिग्यूअस, ये सब को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। प्रॉपर डिजाइन होनी चाहिए और मैनेजमेंट होना चाहिए आपके सिटी ड्रेनेज सिस्टम का। रिप्लेस करें आपके जो ओल्ड फैशन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है उनको हटाएं और प्रॉपर डिजाइनिंग और प्लानिंग के साथ आप अर्बन ड्रेनेज सिस्टम का बिल्टअप करें बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक्स इन नीड ऑफ फ्यूचर। एग्जाम्पल इसमें दिया है बायो स्वेल्स टू रिमूव डेब्रीज एंड वाइडनिंग ऑफ ड्रेनेज टू अकोमोडेट हायर फ्लोज ऑफ स्टॉर्म वाटर। ये जो इन्फोग्राफिक है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इजी है, बट थ्रू दिस आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, तो आप लोग प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा। अर्ली फ्लड फोरकास्टिंग होनी चाहिए, पहले से बता के रखें कि कहाँ कैसे, और ये हेल्प तभी आप कर पाएंगे जब आपकी स्पेशल डेटा हैंडी हो और अप्रोप्रिएट हो, एक्यूरेट हो। इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज, प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के बारे में बता दें जल्दी से, क्या होते हैं ये? कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे वाटर का लो टाइड लेवल के ऊपर वाटर का डेप्थ जो है वो 6 मीटर से अबव नहीं होता टेक्निकली। तो ये वेटलैंड जो है इसका मैनेजमेंट हो, प्रिवेंट और मिटिगेट करें आपके फ्लड रिस्क को, और इससे पीपल जो होंगे वो ट्रेडिशनल राइट्स, फिशिंग, फार्मिंग को अपहोल्ड कर पाएंगे। कम्युनिटी सपोर्ट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मस्ट करें। प्रॉपर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, रिस्पॉन्स प्लानिंग होनी चाहिए डिजास्टर रेजिलिएंट क्रिटिकल इमरजेंसी के टाइम।
ताकि आपकी लाइवलीहुड और लाइव्स का लॉस ना हो सके. This was all about urban flooding. Any more suggestions or additions are most welcome. Thank you. कूल है, हाँ काफी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने. किसी को कोई और एडिशन करना है इस टॉपिक में? So, this is Mamlo Cave. So, why it was in the news? Because it was listed as one of the first 100 IUGS, that is International Union of Geological Sciences, के अंडर जियोलॉजिकल साइट्स. ओके, फर्स्ट 100 IUGS ये जियोलॉजिकल साइट्स इन द वर्ल्ड. तो ये मामलो केव कहाँ पे? ये मेघालय में है. टू बी एग्जैक्ट, इट इज लोकेटेड इन सोहरा, ऑल्सो नोन एज चेरापूंजी ऑफ द ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी ये IUGS जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स क्या होता है. तो अगेन it's a key place with the geological elements or the processes of scientific international relevance. That's it. ये यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये कौन करता है, मतलब ये प्रोजेक्ट ये इंटरनेशनल जियो साइंस प्रोग्राम कंडक्ट करता है. सो दैट इज IGCP 731. So it also serves as a knowledge hub for UNESCO to facilitate international scientific cooperation in geosciences. तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये सिर्फ जियो साइंसेस पे काम करता है. तो उसका मतलब उसका सिग्निफिकेंस बोलता हूँ कि बिकॉज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हियर इज इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, दैट इज ISC. ओके. तो ये जो IUGS है वो फॉर्म हुआ था 1961 में विथ 121 मेंबर्स. उसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में. एंड उसका जो पर्पस है दैट इज टू प्रमोट एंड एनकरेज द स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्पेशली दोज विद द वर्ल्ड वाइड सिग्निफिकेंस. ओके. नाउ लेट्स लुक एट ये मामलो केव क्या है. तो इट इज ऑल्सो नोन एज द क्रेन मामलो एंड इट इज द फोर्थ लॉन्गेस्ट केव इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके. इसका लेंथ है 7 किलोमीटर्स. एंड मैंने बोला है कि कहाँ पे, सोहरा नाम की जगह पे है, दैट इज मतलब अपने को चेरापूंजी ज्यादा पता है. तो वील ये मतलब एंड इट इज इन ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय. Now, it was first explored by the Lieutenant Yule in 1844. Okay, इसका altitude है 4,503 meters and this cave belongs to the Meghalayan age. तो ये मेघालयन एज के बारे में भी बोला गया है कि मेघालयन एज इज द रिसेंट सबडिविजन ऑफ होलोसिन इपॉक. अभी होलोसिन इपॉक हमें पता है कि प्लिस्टोसिन के बाद आता है होलोसिन. तो होलोसिन स्टार्टेड इन अराउंड 11,000 like 11.8 thousand years ago or 7 years ago approximately. बट अगेन ये मामलो केव का और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे स्टैलेग्माइट है. ओके. तो कोई बता सकता है स्टैलेग्माइट क्या होता है, स्टैलेक्टाइट क्या होता है? I have a trick to remember this. Like जो ग्राउंड से होता है ना वो स्टेगली जी वाले होते हैं. जो सरफेस ऑफ द रूफ से लटक रहे होते हैं ना, लाइक वाटर की लाइक मतलब क्या कहते हैं उसको, जो मटेरियल्स होते हैं ना, स्टैलेक्टाइट. हाँ, तो वो रूफ से लटक रहे होते हैं. और जो ग्राउंड वाले होते हैं वो स्टेगलेट जो भी व्हाटएवर. तो वही ऐसे ही मैंने तो याद वही किया. है. या दैट इज अ वेरी नाइस ट्रिक, इवन आई फॉलो इट. जिसमें जी होता है वो ग्राउंड से ऊपर जाता है और जिसमें बाकी का जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज स्टैलेक्टाइट, वो ऊपर से नीचे आता है. जनरली वो मिनरल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, बाकी के भी मिनरल हो सकते हैं उसमें. ठीक है. एंड इसमें और एक चीज क्या है, या इसमें एक और एडिशन अगर करें तो ये किस टोपोग्राफी में देखने को मिलता है? Stalactite or stalagmite are example of which kind of topography? Basic सा geography का क्वेश्चन है. Anyone? ठीक है. तो कास्ट टोपोग्राफी का इसको एग्जाम्पल बोलते हैं. कास्ट टोपोग्राफी मतलब लाइमस्टोन का सरफेस है, ऐसा मतलब कोई भी मटेरियल जो कि वाटर सॉल्युबल है. ठीक है. तो वो याद. एंड देन इसमें एक डीप पूल भी है inside that cave which is formed by 5 different rivers which pass through that cave. So मतलब बहुत ही बड़ा केव है, इतना अपने को अंदाजा आ सकता है इसमें. So now Meghalayan age is the recent subdivision of Holocene epoch which began about 4,200 years ago. Okay. तो होलोसिन इपॉक के 3 हिस्से पड़ते हैं, दैट इज ग्रीनलैंडियन, देन नॉर्थ ग्रिपियन एंड देन मेघालयन. ओके.
तो मेघालय में अभी भी कंटिन्यू हो रहा है फ्रॉम दैट इज अराउंड 4250 years बैक. तो उसे so this is the division of Holocene epoch. Okay, now so again ये जो this is unique for the geological time scale, and its beginning coincides with the cultural event produced by the global climatic event. Okay, it resulted in the collapse of civilization in Egypt, Greece, Syria, Palestine, Mesopotamia, and in the Indus Valley, as well as Yangtze River Valley. All right. Then I think yeah, this is the important part of it. अगेन आई थिंक होलोसिन इपॉक का भी अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किया तो इसमें ये सारी चीजें आती है कि जिसमें लेक सेडिमेंट्स अक्यूमुलेटेड ऑन द सी फ्लोर्स, लेक बॉटम्स और ग्लेशियल आइस एंड ये स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट अक्रॉस द वर्ल्ड, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं होलोसिन इपॉक के. ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑन द मामलो के. ठीक है, तो न्यूज इन शॉर्ट पार्ट पे चलते हैं. तो पहला टॉपिक देख लीजिए, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट 2022. दिस वाज रिलीज बाय UNFCCC. ठीक है, UNFCCC ने ये रिपोर्ट रिलीज किया है और इस रिपोर्ट के पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि जो अपडेटेड एनडीसीज हैं उनका एक तरीके से असेसमेंट किया जाए. तो ये एनडीसीज आप जानते हो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन थे, जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो मेंबर कंट्रीज है उन्होंने बोला था कि हम लोग कुछ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करेंगे ताकि जो एनुअल टेम्परेचर है अर्थ का बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी इट शुड रिमेन बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी अचीव करना है और उसके लिए एनडीसीज बनाए गए थे कि हम एज अ कंट्री इतना कंट्रीब्यूट कर देंगे. प्लस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ही एक और चीज भी बोला गया था कि हर 5 साल के अंदर इन एनडीसीज को अपडेट भी करेंगे हम लोग. ठीक है, जैसे अभी इंडिया ने भी अपने अपडेटेड एनडीसीज का जिक्र किया है. ठीक है, तो ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर एक रैचेटिंग मैकेनिज्म है. ठीक है, रैचेटिंग मैकेनिज्म के अंदर यही है कि वो प्लेजेस को हम लोग हर 5 साल में अपडेट करेंगे. तो ये पता होना चाहिए आप. बाकी इसके अंदर जो हाईलाइट्स है इस रिपोर्ट के, कुछ नया नहीं है. ये आपने बहुत सारी डिफरेंट रिपोर्ट्स में पढ़ा है. यूएनईपी की एमिशन गैप रिपोर्ट में पढ़ा होगा, आईपीसीसी की रिपोर्ट में पढ़ा होगा. तो कुछ नया नहीं है, तो इसलिए इन पॉइंट्स पे आई थिंक हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है. आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट रिपोर्ट इज एमिशन गैप रिपोर्ट. ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है बिकॉज ये यूएनईपी निकालता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, और इसकी एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है. ठीक है, इससे पहले जो हमने रिपोर्ट देखी थी वो UNFCCC ने निकाली थी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस. अब ये यहाँ पे यूएनईपी पढ़ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है. ठीक है, यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर इस टाइप से पूछ लेता है कि ये वाली रिपोर्ट कौन निकालता है. तो आपको पता होना चाहिए कि हु एक्चुअली पब्लिशेस या रिलीज दिस रिपोर्ट. प्लस इस रिपोर्ट को आप मेंस आंसर में भी यूज कर सकते हो टू मेक योर आर्ग्यूमेंट लुक मोर ऑथेंटिक. ठीक है, तो ये इस बार जो एमिशन गैप रिपोर्ट निकला है इसका थीम था द क्लोजिंग विंडो, क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. अब इस इट असेसेस, ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली असेस करती है जो एमिशन गैप है, यानी जो प्लेजेस लिए गए हैं बाय डिफरेंट कंट्रीज टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और जो एस्टिमेटेड रिडक्शन रिक्वायर्ड है एक्चुअली, वो जो 2 डिग्री सेल्सियस का हमने टारगेट रखा है पेरिस डील के अंदर, उस तक वो जो गैप रह जा रहा है, यानी जितना हमें चाहिए रिक्वायरमेंट कम करने की ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और जितना हमारा कंट्रीब्यूशन या जो चीज हम कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बीच में जो गैप है उसको हम बोल रहे हैं एमिशन गैप. ठीक है, अब इसकी फाइंडिंग क्या थी, ये फाइंडिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है. तो पहला चीज तो हम लोग अभी जो करंटली एनडीसीज है हमारे, दीज आर हाईली इनसफिशिएंट. ठीक है, इससे हम लोग जो एनुअल मतलब एनुअल नहीं, जो सेंचुरी के एंड में जो हम कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस के अंडर रह जाए और प्रेफरेबली अंडर 1.5 डिग्री सेल्सियस, वो तो हम मिस कर जाएंगे क्योंकि हमारे अभी कंट्रीब्यूशन उतने सफिशिएंट नहीं है. दूसरा, अगर हमें इस ट्रैक पे पहुंचना है बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड 1.5 डिग्री सेल्सियस,
तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो अभी हो रहा है उसको एटलीस्ट 35 से 45% से रेस्पेक्टिवली कम करना पड़ेगा, तब जाके वो पॉलिसी प्रोजेक्शन हम रीच कर पाएंगे। नेक्स्ट, इंडिया का अगर हम रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर। इससे पहले भी जो हमने आर्टिकल देखा उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड देखें, यानी इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज एमिशन देखें, तो इंडिया कम्स नंबर थर्ड। सबसे ऊपर है चाइना, फिर है यूएस, फिर है इंडिया। लेकिन जब हम पर कैपिटा की बात करते हैं तब ये नंबर में इंडिया काफी नीचे चला जाता है, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, यानी हमारा पर कैपिटा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो काफी कम है। सो दैट इज अ साइन ऑफ रिलीफ, बट ओवरऑल देखा जाए तो स्टिल एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हम लोग रिलीज कर रहे हैं। सो इसको कम करने की जरूरत है। फिर इम्प्लीमेंटेशन गैप दिख रहा है, यानी जो ऑलरेडी एनडीसी कंट्रीज ने खुद ने बोले हैं, ठीक है, कि कंट्रीज ने जैसे खुद ने कमिटमेंट कर दी है कि हम लोग इतना एनडीसी अचीव करेंगे इस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक, तो वो उस एनडीसी को भी अचीव करने में बहुत दूर है अभी। ठीक है, जैसे इंडिया ने फिर भी अचीव कर लिया बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो सिर्फ शो के लिए, ठीक है, जैसे सिर्फ दिखाने के लिए वो एनडीसी लिख देती हैं, लेकिन वो एक्चुअली उसको अचीव करने के आसपास भी नहीं है। फिर इनइक्वालिटी का भी पार्ट इसमें बताया गया रिपोर्ट के अंदर कि जो 50% हाउस होल्ड है, जो बॉटम 50%, वो केवल 12% ऑफ ग्लोबल टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन एमिट करते हैं, वेयर एज द टॉप 1% एमिट 17%। ठीक है, तो कितना स्टार्क डिफरेंस है कार्बन एमिशन के अंदर भी। ठीक है, जनरली हम लोग इनइक्वालिटी वेल्थ के टर्म में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के टर्म्स में भी हम लोग देख रहे हैं, या इन जनरल पॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में भी आप देख सकते हो कि ज्यादा जो बर्डन है ये पुअर के ऊपर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द रिच, एंड एट द सेम टाइम पुअर आर ऑल्सो नॉट वेल इक्विप्ड टू डील विद दोज चैलेंजेस। ठीक है, तो उनके ऊपर डबल बर्डन पड़ रहा है, यानी वो खुद तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे, दूसरे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं वो उनके ऊपर आके इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट यूएनईपी का एमिशन गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट रिपोर्ट है, ज्यादा काम का नहीं है, बस थोड़ा सा नाम एक बार गो थ्रू कर लो, इन केस अगर कभी आ जाता तो आपको याद आ जाना चाहिए। तो ये था द कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ रिपोर्ट। ये निकाला यूनिसेफ ने, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ जो चिल्ड्रन है जो एक्सपोज हो गए हीट वेव से, उसके बारे में ये रिपोर्ट है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। आगे चलते हैं, स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट 2022। अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर नाम से एक इंडिपेंडेंट एनालिटिक ग्रुप जो है वो इसको निकालता है। ठीक है, वही सारे डेटा जो है जो अभी हमने पढ़े वही सब इसमें भी दिए हुए हैं, तो सारी रिपोर्ट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देख लो, जैसे आईपीसीसी का रिपोर्ट देख लिया और यूएनईपी का एमिशन गैप रिपोर्ट देख लिया, तो इस टाइप की कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट सीटीआर। तो ये जो सीटीआर है, दिस प्रोवाइड्स कंसाइज ओवरव्यू ऑन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट परफॉर्मेंस ऑफ द G20। ठीक है, ये जो G20 कंट्रीज है इनका क्या चल रहा है, इनके जो कंट्रीब्यूशन है या जो एमिशन गैप के ऊपर क्या वर्क कर रहे हैं, इसको बेसिकली ये रिपोर्ट असेस करती है। ठीक है, और G20 को ही क्यों करती है, तो उसका रीजन ये है कि G20 कंट्रीज दे अकाउंट फॉर नियरली 3/4 ऑफ द ग्लोबल एमिशन। ठीक है, यानी 3/4 जो है वो एमिशन सारा इन्हीं से आता है, इसलिए इन कंट्रीज के ऊपर एक ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये एमिशन जो है उसको कम करें। ठीक है, प्लस इसमें एक और फैक्ट है जो अपने को पता होना चाहिए, द 6 G20 मेंबर इंक्लूडिंग इंडिया डिड नॉट साइन अ ग्लोबल मीथेन प्लेज। तो एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है ये कब आया था न्यूज में, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आया था, क्योंकि अभी 1-2 साल में ही हुआ है। COP26 है क्या? हाँ, इजिप्ट। नहीं COP26 में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। एक चीज और याद रखना, एक और इनिशिएटिव है जिससे हम कई बार इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, विच इज ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। ठीक है, उसका इंडिया मेंबर है, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लेज। ठीक है, वो जो इनिशिएटिव हमने कई साल पहले, आई थिंक अराउंड 2002 और समथिंग, हम लोग साइन कर चुके हैं।
लेकिन ग्लोबल मीथेन प्लेज हम लोगों ने साइन नहीं किया। द रीजन बीइंग इसमें बहुत सारी चीजों पे रोक लगाने को बोला था, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट एमिटर जो मीथेन है उसका कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से होता है, तो इसलिए इंडिया ने साइन नहीं किया था इसको। नेक्स्ट, सर COP27 में भी इस बात के लिए मतलब मीथेन के बारे में कुछ बोला गया है। I'll just share it in the private group. like मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम को लॉन्च किया गया है by UNFCCC in Egypt. तो I'll just share it. Okay. ठीक है मैम। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया स्पेसिफिक कुछ चीजों की, मतलब अगर ये एमिशन गैप या जो कार्बन एमिशन है इसको अगर हम स्टॉप नहीं करते तो इंडिया पे क्या इसका असर पड़ रहा है अभी तक। तो इंडिया हैज लॉस्ट 5.4% ऑफ जीडीपी इन सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर ड्यू टू एक्सट्रीम हीट इन 2021। ऐसा ही एक रिपोर्ट आईएलओ का भी था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कि जो एक्सट्रीम हीट इंसिडेंसेस हो रहे हैं उससे लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और अल्टीमेटली उससे इकोनॉमी का लॉस होगा। सेवरल एरियाज ऑफ हिंदू कुश, काराकोरम, हिमालय, they have seen reduced snowfall and glacial retreat. लोकल प्रेसिपिटेशन जो है वो बढ़ गया है 5.8 से, और लेबर प्रोडक्टिविटी है दिस हैज डिक्लाइन बाय 5%। ठीक है, ये रेफरेंस पीरियड इन्होंने 1986 से 2006 का लिया है। सो ये कुछ इम्पैक्ट पड़े हैं इंडिया के ऊपर। ठीक है, अब रिकमेंडेशन क्या दिया है इसके अंदर। सो फर्स्ट थिंग इज कि रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल जॉब जो है वो क्रिएट किया जाए या इंक्रीज किया जाए। टारगेटेड सपोर्ट होना चाहिए पुअर हाउस होल्ड के लिए, ताकि वो जो बर्डन फील करेंगे इस सब क्लाइमेट चेंज से उससे डील कर सके। नेक्स्ट, एक्सपैंड क्लाइमेट फाइनेंस फॉर जीरो कार्बन इन्वेस्टमेंट बोथ डोमेस्टिकली एंड थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। अभी तक जो न्यूज एंड शॉर्ट आर्टिकल पढ़े उसमें किसी को ऐड करना? कूल है। तो नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, हिमांगी मैम आपका है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। Yes, sir. So, hello everyone, good evening. World Energy Outlook, all we need to know about this is that it is released by IEA, that is International Energy Agency. Okay, so moving on to the key findings of this report. Global energy crisis हुई है ट्रिगर, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। India is likely to rise in energy demand this decade, climbing up to 3% annually. आउटलुक ये भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि कोल जनरेशन में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो कंटिन्यू होते जा रहा है और ये 2030 पर अपने पीक पर होगा कोल का जनरेशन। So this was all about your World Energy Outlook. All you need to remember is कि ये एनुअल रिपोर्ट होती है, IEA इसको रिलीज करता है और इसकी की फाइंडिंग्स मेजर जो है 3 वो ध्यान में रखें। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के बारे में जानते हैं। ये भी एनुअल रिपोर्ट है, इसको यूएन की WMO जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो पब्लिश करती है। WMO के बारे में जान लेते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की मीटियोरोलॉजी में, जो कि वेदर और क्लाइमेट को देखता है। ये ऑपरेशनल है हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिकल साइंसेस के लिए। इस रिपोर्ट की की फाइंडिंग्स क्या रही हैं? एटमॉस्फेरिक लेवल जो है वो आपका 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हमारे प्लैनेट को वार्म अप कर रही हैं। वो 3 गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, एंड दे ऑल हैव रीच्ड न्यू रिकॉर्ड हाइज इन 2021. Now this is the result of both biological and human induced processes. This is very trivial, but I read it out. Emissions will also increase by 10.6% by 2030 from 2010 levels. तो अभी और emission ये बढ़ने वाला है of approx 10.6% और ये 2030 तक होगा. Now next is about state of mangroves 2022. इसको ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने रिलीज किया है, ये भी आपकी एनुअल रिपोर्ट है. दिस इज ऑल्सो एनुअल रिपोर्ट एंड इट इज रिलीज्ड बाय स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स 2022. इंडिया में क्या स्टेटस है मैंग्रोव्स का अभी? तो ये जो रिपोर्ट है स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये कहता है कि टोटल मैंग्रोव कवर इंडिया में
4,992 स्क्वायर किलोमीटर था, जो कि अब 17 स्क्वायर किलोमीटर और बढ़ गया है 2019 के कंपैरिजन में। टॉप 5 स्टेट या यूटीज जो मैंग्रोव कवर हैं, जो मैंग्रोव को कवर करते हैं, वो है वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। दिस नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड। ओवरऑल हमारे पास 12 स्टेट्स और यूटीज हैं जिनके पास मैंग्रोव कवर है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैंग्रोव है, वो इंडिया और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ग्लोबल स्टेटस क्या है? ये तो हमने इंडिया का स्टेटस देखा मैंग्रोव का, अब ग्लोबल स्टेटस देख लेते हैं मैंग्रोव इकोसिस्टम। ग्लोबल मैंग्रोव एक्सटेंट जो है वो 1,47,359 स्क्वायर किलोमीटर है 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से, और ये हायर है प्रीवियस एस्टिमेट्स जो कि सिर्फ 1,36,000 था, 2016 था प्रीवियस रिपोर्ट, लार्जली ड्यू टू इम्प्रूव्ड मैप्स रादर देन रियल गेन्स। Rates of loss have greatly diminished, with average loss over the last decade of just 66 kilometers square of all mangroves per year. This is not that important. All you need to remember is that there is global enlargement of mangrove ecosystem as well. इंडिया में 17 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ है और ग्लोबली ये इट इज नॉट मेंशन बट इट इज हाई। ओके, अब ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के बारे में जान लेते हैं। ये 2018 में पहली बार लॉन्च किया गया था वर्ल्ड एशियन समिट पर, जो कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, इन दोनों ने लॉन्च किया था इसको वर्ल्ड ओशन समिट पर 2018 में। और भी इसमें बॉडीज मेंशन्ड है, नेचर कंजर्वेंसी, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड फंड। So this is all you need to remember, that Global Mangrove Alliance was launched by which of the bodies. Today the alliance includes more than 30 organizations. Last year it was published in the inaugural State of the World's Mangroves 2021. और इस ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के गोल क्या है कि ये ग्लोबल एरिया जो है मैंग्रोव का हैबिटेट का वो बढ़ाएंगे, कंजर्वेशन करके, रिस्टोरेशन करके, इक्विटेबल मैनेजमेंट होगा इसका, तब हमारा मैंग्रोव का एरिया बढ़ेगा। ये और क्या इंक्लूड करता है? रिसर्च को सपोर्ट करेगा, आपके एडवोकेसी, एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स ऑन द ग्राउंड विद लोकल एंड कम्युनिटी पार्टनर्स विद फोकस ऑन 3 की एरियाज। तो इनके 3 जो ये की एरियाज मेंशन है, दिस नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। फर्स्ट इज दैट हॉल्टिंग मैंग्रोव लॉस। जो मैंग्रोव लॉस हो रहा है उसको आपको होल्ड पर लेकर आना है या मिटिगेट करना है, कोशिश करें बढ़ाएं आप मैंग्रोव के एरिया को। इम्प्लीमेंटिंग साइंस बेस्ड रिस्टोरेशन एंड बिल्डिंग अवेयरनेस, जानकारी देना बहुत जरूरी है। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक आप कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 आपके की एरियाज हैं। इट रन्स अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स फॉर मैंग्रोव्स, जैसे कि मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर, ये एक यूनिक पार्टनर लेड इनिशिएटिव है। ये प्रमोट करता है आपका इन्वेस्टमेंट कोस्टल इकोसिस्टम में, ताकि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंजर्व कर सके। मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर किसको किसको कवर करता है? बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान, सेशेल्स, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो आई होप आप ये चीज इसमें से इंटरप्रेट कर पा रहे होंगे कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है और ओशन में, जैसे कि सेशेल्स, थाईलैंड, वियतनाम, ईस्ट वाला जो पार्ट है यही मेंशन है। तो दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। दिस वाज ऑल अबाउट योर स्टेट ऑफ मैंग्रोव्स 2022। नेक्स्ट इज लेड पॉइजनिंग। सो नेक्स्ट लेड पॉइजनिंग, अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट हेल्थ क्राइसिस देखता है, इकोनॉमिक बर्डन भी देखता है बिकॉज ऑफ दिस लेड पॉइजनिंग। ये रिपोर्ट लेड पॉइजनिंग के जो है वो प्रिपेयर कौन करता है? तो ज्वाइंटली प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR और नीति आयोग मिलकर इस रिपोर्ट को बनाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इनमें सबसे ज्यादा ब्लड लेड लेवल्स पाए गए हैं इन स्टेट्स में। सोर्सेस क्या हैं लेड के? तो लेड एक नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक मेटल है जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। इसके और क्या सोर्सेज हैं? माइनिंग के थ्रू आपको लेड मिल सकता है, स्मेल्टिंग करके, रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में,
प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स वाइल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जैसे कि स्क्रैप डीलर्स सेकेंडरी कंट्रीब्यूटर्स भी हैं इसमें। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में भी लेड पाया जाता है, कॉस्मेटिक्स में जो लिपस्टिक्स होती हैं उसमें भी लेड होता है, आयुर्वेद मेडिसिन में भी लेड का कॉम्पोजिशन होता है। लेड आपके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर प्रेजेंट होता है, बैटरीज में होता है, और इसका अनसाइंटिफिक रिसाइकलिंग नहीं कर पाते हैं तो ये और ज्यादा पॉइजनस हो जाता है। पॉटरीज जो होती हैं आपकी, यूटेंसिल्स, सिरेमिक वेयर्स, वाटर बॉडीज, इन सब में भी लेड का प्रेजेंस होता है। अब लेड पॉइजनस होता क्यों है, क्या इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं? तो स्मॉल एक्सपोजर लीड्स टू कॉजेज सिम्टम्स लाइक हेडेक, नोजिया, इरिटेबिलिटी, टायर्डनेस एंड स्टमक एक। तो कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं, लार्ज एक्सपोजर अफेक्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड लोअर्स IQ, तो ये काफी घातक है। lead exposure makes the body susceptible to anemia as it prevents formation of hemoglobin. This is very important कि अगर आपका exposure lead से हुआ तो आपके अंदर hemoglobin का formation खत्म हो जाएगा या होगा ही नहीं. This is going to prevent premature birth, reduced birth weight and slow grow in newly borns. ये हमने impacts देखे lead के. नेक्स्ट पेज पर इंफोग्राफिक दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है. तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हम लेड पॉइजनिंग को रिड्यूस कर सकें? सबसे पहले तो आप एक रेगुलेटिंग लेजिस्लेशन लेकर आए कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग होगी और उसका प्रॉपर फॉर्मल रिसाइकलिंग होना चाहिए. ऐसे नहीं कि सिर्फ कह दिया, कहने को तो सब कहते हैं कि गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग डालें, पर आप देखें डे टू डे लाइफ में कौन प्रैक्टिस करता है? अवेयरनेस है पर फिर भी प्रैक्टिस की कमी है. तो इसलिए उस चीज को टैकल करने के लिए हमें एक लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी लाने की जरूरत है. दूसरा कैसे ओवरकम कर सकते हैं? टारगेटेड रिसर्च एंड इन्वेंशन स्टडीज, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और रेमेडिएशन ऑफ लेड. लेड पैरामीटर्स आर टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. पॉलिसीज टू एक्सक्लूड द यूज ऑफ लेड इन गैसोलीन एंड पेंट, सिरेमिक, पॉटरीज, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन. तो इसमें आप कोशिश करें कि लेड का जो कॉम्पोजिशन है वो ना हो, उसको आप इनहिबिट करें, रेस्ट्रिक्ट करें. नेक्स्ट इज ग्रीन क्रैकर्स. तो ग्रीन क्रैकर्स जो होते हैं नॉर्मल क्रैकर से 30% लेस एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं. ये रिड्यूस करेंगे एमिशंस को सब्सटेंशियली और अब्जॉर्ब करेंगे डस्ट को. दे डू नॉट कंटेन हजार्डस एलिमेंट जैसे कि बेरियम नाइट्रेट. सो दिस वन इज द हजार्डस वन विच इज फाउंड इन आवर ट्रेडिशनल क्रैकर्स. 3 कैटेगरीज हैं ग्रीन क्रैकर्स की. SWAS जिसको कि सेफ वाटर रिलीजर कहते हैं, स्टार सेफ थर्माइट क्रैकर, सफल सेफ मिनिमल अल्यूमिनियम. तो ये 3 कैटेगरीज ग्रीन क्रैकर के इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज कीप दैट इन माइंड. दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर्स अप्रूव्ड बाय CSIR. CSIR जिसको अप्रूव करेगा लाइसेंस के लिए वही ग्रीन क्रैकर्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. और क्या है? पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को भी ये टास्क दिया गया है, सर्टिफाई करें क्रैकर्स को कि दे आर मेड विदाउट आर्सेनिक, मर्करी एंड बेरियम. दीज आर द हजार्डस मेटल्स एंड आर नॉट लाउड बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड. तो साउंड का भी इसमें मैकेनिज्म डाला है कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक ही आवाज कर सकते हैं. So this was all about green crackers. With this I come to an end of my part. Any more suggestions in any of the topics are most welcomed. Thank you. काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने. कुछ एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. ये पेसो हमने जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? पेसो इज पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन. कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये? केमिकल एंड फर्टिलाइजर. नो. कोई और गेस? Petroleum. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. करेक्ट. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है. ये थोड़ा सा डिटेल याद रखना. ग्रीन क्रैकर पे अब तक आया तो नहीं है सवाल, बट मे बी कभी आ जाए तो. तो एक और चीज था, रिसेंटली ये मैंग्रोव प्लांटेशन के रिगार्डिंग एक फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है, उन्होंने एक पिक्चर या एक इनिशिएटिव लिया था. काफी फेमस हो रहा है वो इनिशिएटिव. तो उन्होंने बेसिकली मैंग्रोव्स का प्लांटेशन किया था और वो फिश बोन स्ट्रक्चर में किया था. ठीक है. तो फिश बोन बेसिकली लाइक अ फिश होता है, फिश बोन की तरह होता है कि ऐसे ये एक पानी का बड़ा चैनल है और फिर
इसके अलॉन्ग ऐसे फिश की लाइन में, फिश बोन की लाइन में ऐसे हम जो है पानी को रिलीज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये यहाँ जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे प्लांटेशन होती है मैंग्रोव्स की, ठीक है। मैंग्रोव्स के अंदर एरिया बढ़ाने की कोशिश करें। मैंग्रोव्स का आपको पता है इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, तो कहीं पे अगर फिश बोन नाम का आए तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांटेशन के अंदर ये प्रैक्टिस यूज होती है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मैंग्रोव्स या मैंग्रोव्स को और अच्छे से उगाने के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज शेयर करनी थी। कूल। आई थिंक नेक्स्ट हार्वी सर आपका है कंप्रेस्ड बायोगैस। Yeah. So this is CBG, that is compressed biogas. So why it was in the news? Because recently Union Minister of Petroleum and Natural Gas, so here's Shri Hardip S. Puri. तो उन्होंने एशियाज लार्जेस्ट सीबीजी प्लांट ये संगरूर पंजाब में इनॉग्रेट किया था। ओके, तो ये आ सकता है कि कहाँ पे है, एंड स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि लार्जेस्ट है या नहीं। तो जनरली वी टेंड टू से दैट कि लार्जेस्ट होगा तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट नहीं, ये एक्चुअली लार्जेस्ट है, ठीक है। सो देन CBG is a compressed and purified biogas produced from the biomass sources like agricultural residues, cattle dung, etc. So now, in 2018, we had this Satat scheme. So the Satat is actually sustainable alternative towards the affordable transportation. Okay, so this is to establish the CBG production ecosystem. Now the benefits are ये usually है कि stubble burning reduce करेंगे, then carbon dioxide emissions reduce होगा इससे, then we can also produce the fermented organic manure, and it will generate the employment. Okay, so this is for the इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं कुछ. Only takeaway is this Satat scheme as well as ये Asia's largest CBG plant. Okay. The next is the effects of light pollution on migratory birds. So हाल ही में like in October month, we 8th of October is celebrated as the World Migratory Bird Day, and उसमें light pollution and its impact on migratory birds have been highlighted. Okay, तो light pollution किसको बोलते हैं? So it is excessive, misdirected or obtrusive artificial, generally outdoor lighting. Okay, and अगर quantify qualitatively इसको the components are glaring, then there is sky glow, light trespass and clutter. तो ये जिसमें भी होता है तो then it can be qualified as light pollution. Okay, impact of light pollution. So it interferes with the astronomical research. It washes out the starlight in the night sky. It disrupts the ecosystem. It has also adverse health effects, and obviously it wastes a lot of energy. Okay, so it is a serious threat to the nocturnal wildlife. It causes disorientation in among the terrestrial animals such as olive ridley sea turtles. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो सकता है, बट ये ध्यान में रखना है कि इट्स डिसओरिएंटेशन फॉर द स्पीसीज स्पेसिफिकली लाइक ऑलिव रिडली सी टर्टल्स. नाउ इसमें सोल्यूशन क्या हो सकता है कि वी कैन यूज द लाइट शील्ड्स, वी कैन हैव द वार्म लाइटिंग इंस्टेड ऑफ कोल्ड लाइट्स. तो वार्म लाइट्स जनरली आर द कलर्स लाइक येलो, जो अपने स्ट्रीट लैम्प्स के पहले कलर होते थे ना, वो दैट इज क्वालिफाइड एज वार्म लाइटिंग. ओके, वी कैन ऑल्सो हैव द मोशन सेंसर्स. Okay, these are the solutions for light pollution. तो अगर देखना है कि कैसे बर्ड्स पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, सो बेसिकली अगर लाइट है तो कोलिजन हो सकता है. देन इट जैसे एनिमल्स पे डिसओरिएंटेशन होता है वो बर्ड्स पे भी होता है. वी कैन ऑल्सो हैव डिसरप्शंस इन बायोलॉजिकल रिदम. Then there is disruptions of ecosystem, so that is by not only on birds but other animals and plants also. So it will disrupt the ecosystem as a whole. And for human health also, more than 80% of the world population lives under the lit sky. Okay, so human health and the sleep disorders, diabetes, ऐसे problem भी हमें हो सकता है because of the light pollution. All right. Then we can move to the next topic, that is ANR, assisted natural regeneration. So ये CI का रिपोर्ट था, that is Conservational International, कि there is a need for assisted natural regeneration. So what is it? So basically ANR is a blend of active planting and passive restoration. So this is by the help of local people
and native vegetation is naturally recovered by eliminating the barriers. मतलब आप ऐसा खुद से efforts you are not actively planting those things, but we are just eliminating barriers for their growth. Okay, so in a way it's a passive help. Now, for instance, what we can do is we can ये जो wildfires है वो prevent कर सकते हैं हम. We can build fire breaks for that. Then to give native trees enough room to grow. We can also reduce the invasive grasses and shrubs. ये सारी चीजें हम कर सकते हैं. तो ये advantages क्या है इसके कि trees and forests can be restored through ANR at less than third of the cost of planting trees. Okay. This is according to WRI estimates, that is World Resource Institute. Okay. Now we can also ensure that the restored land is effectively mimicking the native habitat of the local plants and wildlife. So कोई भी अगर बहुत ही जो जैसे vulnerable या फिर endangered species है तो उनको जो native habitat mimic करना है तो ANR can be used there. Okay, and again it can create jobs for the local people there. It plays a crucial role in achieving the global goals, including Paris Climate Agreement, Bonn Challenge. So Bonn Challenge का एक गोल था 2020 का, that is for 150 million hectares, and अगला जो गोल है उनका वो 350 million hectares का है. Challenge is to kind of regenerate or to bring this degraded land, deforested landscape into restoration phase. Okay, so that is the Bonn Challenge. Okay, so we can move to the next topic, that is IUCN Global Ecosystem Typology. So it is a hierarchical classification. So इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि classification किसके basis पे है, that is functional and then compositional. तो functional में 3 levels आएंगी and compositional में और बाकी के 3 levels आएंगी. ठीक है, total 6 hierarchical levels है with two components, that is functional and compositionals. Okay. Next is tiger relocation. ये बहुत छोटा टॉपिक है बट क्यों न्यूज में था बिकॉज ये जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है उससे सारिकसा टाइगर रिजर्व में टाइगर शिफ्ट किया था बिकॉज उनका मेल फीमेल रेशियो जो था वो इम्बैलेंस हो गया था. सारिस्का टाइगर रिजर्व का मेल फीमेल रेशियो इनबैलेंस हो गया था उधर. तो ये एक हो सकता है कि किससे ऐसा मतलब कोई भी उठा के नहीं ले जा सकता. वी नीड अ परमिशन फ्रॉम द NCTA, that is National Conservation Tiger Authority. Okay, again ये एक statutory body है under the Wildlife Protection Act 1972. Okay, एक और देख सकते हैं कि ये जो टाइगर्स है तो उसके बारे में देख सकते हैं कि what is the IUCN status. So that is endangered and then since we are talking about tiger reserves, the specific 2 tiger reserve, तो इनके बारे में देख सकते हैं इनका geographical location क्या है. तो ये geographically they are located, Ranthambore is located near Aravalli Hills and Vindhya Plateau, and Sariska is located in the Alwar district of Rajasthan. It is a part of the Aravalli range. So मतलब पास में ही है, but one is between Aravalli Hills and Vindhya Plateau, and one is a part of Aravalli range. Okay. Ranthambore is also enclosed by 2 rivers, that is Chambal and Banas River. Yeah, I think this is that was the important part. इसमें कुछ ऐड करना है क्या? अभी तक 5 टॉपिक्स हो गए उसमें. नहीं sir, we can continue. Okay, then we have this Kadavur Slender Loris Sanctuary. So okay, Slender Loris is actually मतलब बहुत छोटा एनिमल होता है एंड वो कंप्लीटली ट्री पे मतलब रिलाई करता है, पूरी लाइफ वो ट्री पे रहता है with big eyes. Okay, so it's like you can compare it with a rat and monkey in one body. Okay, small animal होता है. So yeah, this Kadavur Slender Loris Sanctuary is in Tamil Nadu. Okay, and अगर this Slender Loris का अगर हम 2 हिस्से देखेंगे, yeah exactly. तो
that there are two types. That is gray slender loris, which is found in south of India as well as Sri Lanka, and then there is रेड स्लेंडर लॉरिस विच इज ओनली इन श्रीलंका. ओके, ये जो ग्रे स्लेंडर लॉरिस है वो नियर थ्रेटेंड है, बट ये जो रेड स्लेंडर लॉरिस है दैट इज अ एंडेंजर्ड स्पीशीज. ओके, इट इज आल्सो देयर इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. इसके डाइट देखते हैं तो इट इज इंसेक्टिवोरस. इट it is the habitat is tropical and deciduous forest, and it is arboreal in nature. That is, it spends the most of its life on the trees. Okay. Yeah, I think this was for the slender loris. Then we have sloth bear. तो इसमें सिर्फ ये न्यूज में इसलिए था because October 12th is celebrated as World Sloth Bear Day, and it is first time it was happening, I guess. So that's why. And it was observed by the Central Zoo Authority and Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ये स्लॉथ बियर मतलब हमें नॉर्मल बियर जैसा ही होता है, बट द स्पेसिफिकेशन इज इट हैज अ वाइट V and Y मार्क ऑन हिज चेस्ट. ओके, जनरली ब्लैक फर होता है उसका, not like a grizzly bear. So grizzly bear is generally brown in color. Polar bear is white in color. Okay. And they are omnivorous. The lifespan is generally up to 40 years. They are endemic to Indian subcontinent with small population in Nepal and Sri Lanka. Yeah. Okay. And they are listed under the Schedule 1 of Wildlife Protection Act, and the status is vulnerable. All right. Cool. All right. एक छोटा सा टॉपिक है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व. सो ये मध्य प्रदेश का है, एंड वी कैन कंसिडर इट अ पार्ट ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व. तो हुआ क्या था कि बिकॉज ऑफ केन बेटवा रिवर लिंकिंग 1/4 ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व गॉट सबमर्ज्ड. ओके, सो गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव दिया था कि यूपी और एमपी की गवर्नमेंट्स को कि मतलब एनटीसीए ने कि आप नए टाइगर रिजर्व आप डिक्लेयर करो, नोटिफाई करो. तो एमपी गवर्नमेंट ने ये एक नोटिफाई किया है, दैट इज कॉल्ड एज दुर्गावती टाइगर रिजर्व. ओके, सो दिस विल spread across Narasimhapur, Damoha and Sagar districts of MP, and there would be a green corridor linking the PTR with the Durgavati. Okay, this is just another value addition ki what are the other tiger reserves in MP. So those are Kanha, then Bandhavgarh, Panna, Pench, Satpura and Sanjay Dupri. Okay, so these are the tiger reserves in MP, and yeah, so this was my topic. Nicely explained. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, माइनिंग इन अरावलीज. ठीक है, तो अभी एक रिपोर्ट आया है जॉइंट कमेटी का विच इज फॉर्म बाय द एनजीटी टू असर्टेन द एक्सटेंट ऑफ इलीगल माइनिंग, स्पेशली अगर राजस्थान और हरियाणा एरिया में अगर हम देखें तो लार्ज स्केल पे इलीगल माइनिंग हो रहा था अरावली रेंजेस का, जिसमें अगर आप करंटली जाके देखोगे तो पहाड़ के पहाड़ उन्होंने गायब कर दिए. लाइक लिटरली यू कैन सी कि कुछ साल पहले वहां पे पहाड़ थे ना, वहां पे एकदम ब्लैंक जमीन है. सो इस चीज को चेक करने के लिए, बिकॉज अरावली अपने आप में बहुत सारे जियोलॉजिकल फिनोमेना है उनको, साथ ही साथ इकोलॉजिकल फिनोमेना जो है, जैसे इकोलॉजिकल सर्विसेज में आप हैबिटेट बोल सकते हो कई सारे पशु पक्षियों के लिए, तो उन सब चीजों में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. ठीक है, सो यहाँ पे माइनिंग ऑफ मेजर और मिनरल, मतलब इकोनॉमिक भी आप एंगल जोड़ सकते हो. ठीक है, तो जियोलॉजिकल जोड़ लिया, इकोलॉजिकल जोड़ लिया, एंड देन इकोनॉमिकल हम एंगल भी इसमें जोड़ रहे हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे मेजर माइनर मिनरल मिल रहे थे जिसको लार्ज स्केल में एक्सप्लॉइट किया जा रहा था इलीगली. ठीक है, स्पेशली इन द हरियाणा रीजन, जिसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात जो रीजन आता है, वेयर सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज बैंड इट बैक इन 2002 एंड देन इन 2009. ठीक है, बार अलग अलग टाइम पे इस चीज को रोका गया था. दिस वाज एक्चुअली बैंड टू रिस्टोर द ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ द हिल्स. कैग ने भी हाईलाइट किया है अलार्मिंग रेट ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इन अरावली. ठीक है, कि डिफरेंट एजेंसीज ने, सुप्रीम कोर्ट ने तक बोल दिया कि ये नहीं होना चाहिए, फिर भी लार्ज स्केल में जो डिग्रेडेशन है वो हो रहा है, इलीगली हो रहा है. ठीक है,
सिग्निफिकेंस अरावलीज का आप बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्विफर रिचार्ज। एक्विफर आप जानते हो अंडरग्राउंड एक वाटर रिजर्वॉयर है जो वाटर जो सीप इन कर जाता है अर्थ के थ्रू और सेडिमेंटरी रॉक्स के बीच के अंदर जो पानी जमा रह जाता है जहां से हम अंडरग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करते हैं एक्चुअली। सो वो पानी को रिचार्ज करने में अरावलीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो एनसीआर जो रीजन है जो नेशनल कैपिटल रीजन है जिसमें आपका राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल सॉरी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो सब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को आइडिया होना चाहिए। तो इस पूरे रीजन के लिए एक वाटर रिचार्ज जोन की तरह काम करता है ये अरावली। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई अरावली का स्प्रेड बता सकता है? व्हाट इज द स्प्रेड ऑफ अरावली, लाइक फ्रॉम वेयर टू वेयर इट इज एक्सटेंडेड अरावली? बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। राजस्थान, दिल्ली के पास there is a Delhi Ridge that is a part of Aravalli, last end of Aravalli we can say. So it's ये not होता a है ray. हाँ, बोलिए। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। रायसेना हिल्स भी है दिल्ली में जहाँ पे रायसेना लोग होते हैं। करेक्ट जहाँ पे प्रेसिडेंट का एक्चुअली निवास है वहां तक ये एक्सटेंड करता है। तो पता होना चाहिए गुजरात से चालू होता है एंड दिल्ली तक ये जाता है। बीच में इस पहाड़ को, इस रेंजेस को इस लेवल का डिस्ट्रक्शन किया है कि कहीं कहीं पे तो ये बिल्कुल गायब हो चुके हैं, ठीक है। सो इससे जो डेजर्टिफिकेशन है वो भी एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। जो था डेजर्ट था अब डर है कि वो एक्सटेंड हो जाएगा ईस्टवर्ड, ठीक है, यानी और आगे आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए अरावली ग्रीन वॉल बनाने का कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। एक और बेसिक सा क्वेश्चन है, इसकी हाईएस्ट पीक बता दो क्या है अरावली की? गुरु शिखर। करेक्ट। एंड वेयर इज इट लोकेटेड? राजस्थान। ठीक है, Mount Abu. हाँ माउंट आबू राजस्थान, सिरोही डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए बेसिक सी डिटेल। नेक्स्ट, क्लाइमेट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि मानसून के दौरान ये गाइड करता है जो मानसून क्लाउड्स है उनको ईस्टवर्ड, दस हेल्पिंग नर्चर द सब हिमालयन रिवर्स, ठीक है। और जिससे नॉर्दर्न जो इंडियन प्लेन्स है वो एक तरीके से पानी का जो डिमांड है वो फुलफिल हो पाती है। In winter months, it protects the fertile alluvial range from the cold westerly winds from the Central Asia, ठीक है। तो मीटरोलॉजिकल इम्पैक्ट भी देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे हमने डिमेंशन कनेक्ट कर लिए। तो इस टाइप की हेडिंग अगर आप डाल के आंसर लिखोगे ना कि इकोनॉमिकल ये था, मीटरोलॉजिकल ये था, जियोलॉजिकली ये था, ठीक है। जियोलॉजिकली में जब हमने देखा कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है या जो एक्विफर रिचार्ज है वो सब चीजें इस तरीके से टॉपिक वाइज हेडिंग वाइज आप लिखोगे तब आपका आंसर थोड़ा स्टैंड आउट करेगा, ठीक है। और फिर लास्टली वाइल्ड लाइफ, जो इकोलॉजिकल सर्विसेज की हम बात करें कि बहुत सारे स्पीशीज के लिए दिस एक्ट इज होम, ठीक है। उनके खाने पीने का, रहने का, नीच का, सब चीजों की जो जरूरतें हैं वो फुलफिल होती हैं इस अरावली में, ठीक है। सो ये पढ़ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट चलते हैं कोलार फील्ड। तो आई होप केजीएफ तो अब तक सबने सुन ही लिया होगा, उसमें पता ही है कहाँ इसका लोकेशन है। कर्नाटका में इसका लोकेशन था एंड रिसेंटली सेंटर इज डिसाइडिंग या डिसाइड कर रहा है कि हम रिव्यू करें गोल्ड माइनिंग को एट कोलार फील्ड्स इन कर्नाटका, ठीक है। बहुत समय से ये यहाँ पे जो गोल्ड माइनिंग होती थी उस पर बहुत समय से रोक लगी हुई है, ठीक है। कुछ एस्टिमेट्स का ऐसा मानना है कि यहाँ से जो निकलेगा गोल्ड उसका वैल्यू 30,000 करोड़ तक का है, बट अगेन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही बस पता होना चाहिए इसकी लोकेशन क्या है। तो कोलार फील्ड्स कर्नाटका इसका लोकेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ब्लू फ्लैग बीचेस के बारे में, ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा जोर है कि टूरिज्म प्रमोट हो और उस डायरेक्शन में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे में जो मैक्सिमम बीचेस है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पा ले, ठीक है। तो ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल इको लेबल है ब्लू फ्लैग करके, और ये अभी 2 बीचेस को दिया गया है, मिनिकॉय थंडी बीच और कडमत बीच, जो कि दोनों लक्षद्वीप में लोकेटेड है, ठीक है। तो अभी हमारा जो टोटल नंबर है ये 12 हो जाते हैं, ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता कौन है? तो दिस इज गिवन बाय डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, और सिंपली फी बोल लो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका नाम अजीब सा रहेगा, याद रखने में थोड़ा दिक्कत होता है, देख लेना, फी करके आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेना। तो इस मिशन ब्लू फ्लैग का एम यही है कि हम प्रमोट करें सस्टेनेबिलिटी इन टूरिज्म सेक्टर
through environmental education, environment protection and other sustainable development practice. तो इसमें बीचेस को, मरीनास को, सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स, इन सबको अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें अगर कैटेगरीज बात करें, देखो इसमें एनवायरमेंट एजुकेशन है, वाटर क्वालिटी है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड सर्विसेज, ये सब जो चीजें हैं अगर इसको कंप्लाई करती हैं, इन 4 चीजों को, तब एक बीच को ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो इंडिया में देख लो कहाँ ये बीचेस लोकेटेड है, ठीक है। तो यूपीएससी ऐसा पूछ सकता है कि मैच द फॉलोइंग करके पूछ लिया आपसे, या फिर कोई जनरल फैक्चुअल सवाल पूछ लिया कि कौन से स्टेट में मैक्सिमम है। आप मैप के थ्रू थोड़ा सा बेटर इसको देख सकते हैं। शिवराजपुर बीच गुजरात में, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न साइड। फिर नेक्स्ट है गोगला बीच दीव के अंदर। फिर पदुबीद्री और कसारको बीच कर्नाटका में है। फिर कडमत बीच है जो कि लक्षद्वीप अभी जस्ट हमने पढ़ा। फिर कापट बीच है केरला में। फिर थंडी बीच लक्षद्वीप अभी जस्ट हमने पढ़ा। फिर कोवलम बीच तमिलनाडु में। ईडन बीच इन पुडुचेरी। राधानगर बीच इन अंडमान निकोबार। ऋषिकोंडा बीच इन आंध्र प्रदेश एंड गोल्डन बीच इन ओडिशा, ठीक है। ये 12 जो बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ, ये थी लिस्ट उसकी आपके सामने। नेक्स्ट वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अभी हैदराबाद को मिला है, ठीक है। तो पहले भी इस टाइप के वो था, उसमें ये पता होना चाहिए ना कि कौन सी कंट्री के पास हाईएस्ट ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस हैं। बता दीजिए सर, कौन सी कंट्री के पास है? सर आई थिंक स्पेन है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, एक बार चेक करके लास्ट में कंफर्म कर दीजिएगा आप। तो आगे वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड है, ठीक है, ग्रीनरी के लिए दिया जा रहा है, नाम से पता लग रहा है। और हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर हैदराबाद को इस टाइप का अवार्ड पहले भी कई बार दिया जा चुका है। इनफैक्ट यूपीएससी ने अपने प्री के सवाल में ही शायद ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा था, ठीक है। So this result were announced by International Association of Horticulture Producer. अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, ग्लाइफोसफेट, ठीक है, या ग्लाइफोसेट, जैसे भी प्रोनाउंस करना है इसको। तो गवर्नमेंट ने अभी रिस्ट्रिक्ट किया इसका यूज एक्सेप्ट फॉर पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स, ठीक है। आपने बहुत बार जो हम जीएम क्रॉप्स की जब बात करते हैं जरूर इसका नाम सुना होगा, ग्लाइफोसफेट का। तो ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, यानी एक हर्बिसाइड का मतलब कि वो पौधों को मारने में काम आता है, ठीक है। यूजुअली हम लोग जो वीड्स होते हैं या हमारी सोसाइटी के आजू बाजू में जो जंगली पौधे उग जाते हैं उनको खत्म करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम मेकिंग सर्टेन प्रोटीन्स दैट आर नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। इसका मेजर कंजम्पशन ऑर्चर्ड्स या प्लांटेशन क्रॉप में किया जाता है। साथ ही साथ जो जीएम क्रॉप्स होते हैं उनके साथ भी कई कंपनीज एडवाइज करती हैं इसको यूज करने का, तो वहां पे इसके बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है। ये थोड़ा कार्सिनोजेनिक भी होता है, इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इसका जो यूज है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ग्लाइफोसेट। नेक्स्ट, एक नया आइलैंड फॉर्म हुआ है पैसिफिक ओशन में, नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी है उसके थ्रू पता लगा था। ये नया आइलैंड जो फॉर्म हुआ है, इट वाज फॉर्म बिकॉज ऑफ अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटी नियर द टोंगा होम रीफ, ठीक है। सो इसकी वजह से यहाँ पे लावा का आउटपोर हुआ और उस आउटपोर की वजह से एक बहुत बड़ा लैंडमास क्रिएट हुआ, ठीक है। अब इतना था, इसमें ज्यादा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आई डोंट थिंक अपने काम किया है। सो विद दैट एनवायरमेंट सेक्शन हमारा खत्म हो गया। अभी तक जो हमने पढ़ा एनवायरमेंट पार्ट में अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स में, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बता सकते हो अभी। सर एक क्वेश्चन था, वो G20 वाला था ना, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022, तो उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स है। ये क्या है? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिव्यू ऑफ क्लाइमेट एक्शन टेकन बाय G20 कंट्रीज। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विथ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। कौन सा सही है? दूसरा तो सही है। नहीं, पहला सही है, दूसरा गलत है। द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट होता है वो, द रिपोर्ट वाज developed by the expert from the 16 partner organization from the majority of the 620 countries itself. So first वाला सही है, second वाला गलत।